हेलो बच्चों, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के 45 के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और क्लास पे की टीम, आपका जो सपना है आइसर्स में पहुंचने का, रिसर्च करने का, वो हम पूरा करेंगे, अपनी पूरी जान झोंक देंगे और आपको क्या करेंगे, आइसर्स में बेटा एडमिशन हम करवाएंगे। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अच्छे से क्या करना है बेटा, स्टडीज करनी है, जो बताया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो करना है, इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने हैं, मॉक्स करने हैं। और मॉक्स हम लोग बहुत जल्दी ही लेके आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है बेटा, हम नेक्स्ट वीक लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये वीक तो हो गया, नेक्स्ट वीक हम मॉक टेस्ट आपके लिए लेके आ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से हमने प्रिपेयर किया है। ठीक है, वो डिटेल्स आपको एक सेपरेट वीडियो में मिल जाएंगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम आपको नाम में क्लियर आ रहा है, केमिकल है ना। तो केमिकल मतलब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस की हम बात करने वाले हैं, और केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नाम में आप आपका इक्विलिब्रियम भी आ रहा है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, कई बार हम केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ऐसा हमने मोल कंसेप्ट में पढ़ा है, तो हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है ना। और कई बार क्या होता है बेटा, रिएक्शन हमें लगता है कि कंप्लीट हो गई है, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिएक्शन अभी भी हो रही है। तो ये कैसे सर, समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। अब समझो, मान लो अब हम क्या कर रहे हैं, किसी रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं ना, तो हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, किसी रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। हमने कुछ रिएक्टेंट डाला और रिएक्टेंट को क्या कराया, आपस में कंबाइन कराया। तो हम क्या कर रहे हैं, जो आपकी कंसंट्रेशन जो चेंज होती है ना, उसको हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो हमें क्या लग रहा है कि कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में ज्यादा थी रिएक्टेंट की, बाद में क्या हो रही है बेटा, कम होती जा रही है। रिएक्टेंट क्या होगा, कंज्यूम होगा, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी बेटा, आपकी बढ़ेगी। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद या कुछ घंटों के बाद या कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो भी क्या हो गई, रुक गई, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन थी वो भी क्या हो गई बेटा, रुक गई। ये तो ये हो सकता है कि रिएक्टेंट कुछ बच गया, प्रोडक्ट कुछ बच गया, या ऐसा भी हो सकता है रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाए, प्रोडक्ट बन जाए कंप्लीटली, है ना। तो ऐसे मल्टीपल केसेस है, तो उसमें से हम एक पर्टिकुलर केस के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो कौन सा केस होगा, जहां पे हम बोल रहे हैं कि आपका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बचने वाले हैं। अब लेकिन पता कैसे चलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों बच रहे हैं, इसका मतलब क्या है, और कंसंट्रेशन आपकी चेंज नहीं हो रही है मीटर में, तो इसका मतलब क्या है, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होगा बेटा, उतना ही प्रोडक्ट से क्या बन रहा होगा, रिएक्टेंट बन रहा होगा। अगर ये रेट सेम नहीं हुआ तो आपकी वैल्यूज क्या होंगी बेटा, चेंज होंगी, है ना। तो कई बार होता है, हमें ऐसा लगता है कि रिएक्शन कंप्लीट होगी, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, रिएक्शन अभी भी चल रही है। जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, उतना ही प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। इसी को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होता है। अब उन्हीं रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन सी रिएक्शन में हम केमिकल इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं, उन्हीं रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं। कौन कौन सी इक्वेशंस वैलिड रहेंगी, कौन कौन सी वैलिड नहीं रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शंस होती हैं जो होती हैं इरिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल आपने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ले ली, फॉर एग्जांपल आपने AgNO3 की रिएक्शन किससे करी, KCl से करी, क्या बनेगा, AgCl, और आपका बनेगा KCl, सॉरी AgCl और KNO3 बनेगा। तो AgCl क्या होता है आपका, अगर आपने फजान रूल पढ़ा होगा, तो AgCl क्या होता है, वाटर में उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, बहुत कम होती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल तो होता नहीं, तो वो प्रेसिपिटेट बन जाता है। अब प्रेसिपिटेट बन गया तो रिएक्शन क्या जाएगी बेटा, फॉरवर्ड में जाएगी, है ना। तो वो हम पढ़ेंगे फॉरवर्ड में क्यों जाएगी, वो भी पढ़ने वाले हैं हम। और कौन कौन सी रिएक्शन हो गई आपकी, इसके अलावा हो गई एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन भी कैसी होती है, यूनिडायरेक्शनल रहती है, हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो रिवर्स होने के चांसेस वहां पे नहीं है, क्योंकि हमेशा स्ट्रॉन्ग से क्या बनता है, वीक बनता है ना। तो उन्हीं रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। एक आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन, एक क्या है आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है आपकी, रिएक्शन जो क्या होती है बेटा, वन डायरेक्शन में क्या करती है, प्रोसीड करती है। ऐसी रिएक्शन तो केवल एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, प्रोसीड करती है। और कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे आपका रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा बेटा, कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और प्रोडक्ट आपका दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनाएगा, अगर बना लेगा तो वो कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, दोनों स्पीसीज रहनी चाहिए, क्योंकि रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया है तो क्या होगा आपका, इक्विलिब्रियम नहीं आएगा, है ना। और इनको सिंगल एरो से दिखाते हैं, लाइक वन साइडेड एरो, ऐसा एरो आपका रहता है ना, कई बार हमने यूज किया है वन साइडेड एरो कंबस्शन रिएक्शंस में भी, है ना। अब आते हैं इसके एग्जांपल कौन कौन से, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैंने बोले था आपको, NaCl की रिएक्शन किससे करी आपने, AgNO3 से करी, क्या बनेगा, NaNO3 और AgCl। और ये क्या होता है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। ये आप बोल सकते हैं वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, वाटर इनसॉल्युबल बोल सकते हैं। ये वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इसकी कम होती है, तो ये क्या बन जाता है आपका, प्रेसिपिटेट बन जाता है। क्या बन जाता है इसका, प्रेसिपिटेट बन जाता है ना। तो रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाती, फॉरवर्ड जाती है। ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, एसिड बेस्ड रिएक्शंस होती हैं, है ना। और आपको जो कंपाउंड बनता है वो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर, है। तो ये रिएक्शन बैकवर्ड नहीं जाएगी, है ना। तो हमेशा जो रिएक्शन जाती है वो कहां जाती है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ जाती है, हमने पढ़ा एसिड बेस में, है ना। ऐसी KCl3 आपने लिया,
है ना, पोटेशियम क्लोराइड, इसको हीट करते हैं तो क्या बनता है, KCl बनता है और क्या बनता है, O2 बनता है। तो दिस कंपाउंड इज आल्सो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। ये भी कैसी है आपकी इरिवर्सिबल रिएक्शन है ना। और भी रिएक्शंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, है ना, तो अगर आपने कैल्शियम कार्बोनेट को ओपन कंटेनर में हीट किया तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस O2, सॉरी CO2। तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, यहां लिख लेते हैं, तो हमने क्या लिया, कैल्शियम हमने कार्बोनेट लिया, इसको हीट किया, क्या बनेगा, ये बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा। तो अगर मेरा कंटेनर ओपन है, समझो अगर मेरा कंटेनर बेटा क्या है, ओपन है, तो यहां से क्या होगा, CO2 तो क्या आपकी क्या है, ये दोनों क्या है, सॉलिड है, लेकिन CO2 क्या है आपकी गैस। अब CO2 गैस से CO2 क्या हो जाएगी, कंटेनर से बाहर निकल जाएगी। तो CO2 जब कंटेनर से बाहर निकल जाएगी, CO2 फिर बचेगी नहीं, और CO2 बचेगी नहीं, रिएक्शन फिर बैकवर्ड कैसे जाएगी। अगर रिएक्शन को बैकवर्ड जाना है तो इन दोनों को प्रेजेंट होना पड़ेगा ना। तो CO2 जब निकल गई तो इस केस में भी आपकी रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होती, जहां पे कंटेनर क्या होगा आपका, कोई गैस बन रही है और कंटेनर क्या है आपका, ओपन है, लिखा हुआ ओपन वेसल, है ना। जैसे NH4 HS में क्या हो रहा है आपका, अमोनिया बन रहा है और क्या बन रहा है, H2S बन रहा है, दोनों ही गैसेस है। अगर ओपन कंटेनर रहेगा दोनों ही बाहर निकल जाएंगी, जब प्रोडक्ट में कुछ बचेगा ही नहीं, तो रिएक्शन बैकवर्ड कहां से जाएगी। तो कंटेनर के बारे में भी हमें आइडिया होना चाहिए, कंटेनर कैसा होना चाहिए बेटा, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, ठीक है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है, तो दोनों रिएक्शन में प्रोसीड करती हैं, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट भी और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट भी, और इनको डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। जैसे मान लो रिएक्टेंट से मेरा क्या बन रहा है, मान लो प्रोडक्ट बन रहा है, तो डबल साइडेड क्या करते हैं हम, एरो यूज करते हैं, क्लियर है। और यहाँ पे क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है, जब आपका क्या होता है बेटा, इक्विलिब्रियम अटेन होता है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है बेटा, कांस्टेंट हो जाती है। जब आपका इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो क्या होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। जितना प्रोडक्ट बन रहा होगा उतना ही क्या हो रहा होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा होगा। तो दोनों का रेट क्या होता है बेटा, सेम होता है, ठीक है। और रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है, इक्विलिब्रियम आ गया तो रिएक्शन आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी। और ये इसके एग्जांपल दे रखे हैं ना, अभी आप पढ़ सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने H2 प्लस I2 को कंबाइन किया, क्या बनाया, 2HI बनाया, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पे कंटेनर कैसा लेना, आपका क्लोज कंटेनर लेना है, क्योंकि ये भी क्या है, गैसेस है। कंटेनर क्लोज नहीं लिया तो ये गैसेस क्या हो जाएंगी, बाहर निकल जाएंगी। और बाहर निकल जाएंगी तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन को रिवर्सिबल होने के लिए एटलीस्ट क्या होना चाहिए, दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होने चाहिए, क्लियर है। तो क्लोज वेसल यहाँ पे मेंशन कर रखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक। अब आते हैं स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब किस स्टेट में आपका केमिकल इक्विलिब्रियम आता है, इक्विलिब्रियम आता है, तो हमने क्या बोला, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है आपका, आप क्या कर रहे हो, बैलेंस कर रहे हो ड्राइविंग फोर्सेस को। कौन कौन से फोर्सेस होंगे, ऐसे फोर्सेस जो रिएक्शन को कहां लेके जा रहे होंगे, फॉरवर्ड लेके जा रहे होंगे, और कुछ फोर्सेस ऐसे होंगे रिएक्शन को कहां लेके जा रहे होंगे बेटा, बैकवर्ड लेके जा रहे होंगे। तो दोनों फोर्सेस को क्या कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो कोई रिएक्शन है, उसका कुछ रेट कांस्टेंट होता है ना, तो रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी भी बोल सकते हो, काइंड ऑफ, है ना, वेलोसिटी भी होगी, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, आपका केमिकल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा बेटा, अटेन हो जाएगा। अब देखो इक्विलिब्रियम किन किन चीजों पर डिपेंड करता है आपका, है ना। ये तो होगी टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी, है ना, ऑप्टिमाइजेशन होता है दो अपोजिट फोर्सेस के बीच में, जैसे हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एक तो क्या होगा, टेंडेंसी टू मिनिमाइज एनर्जी, हमें पता है कि एनर्जी जब मिनिमम होगी तो आपका सिस्टम क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनिटी की तरफ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ट्राई टू मैक्सिमाइज एंट्रोपी। अब एंट्रोपी बढ़ने का मतलब क्या है आपका, वहां पे भी क्या होगी, स्पॉन्टेनिटी होगी। तो ये दोनों क्या है आपके अपोजिट फोर्सेस जो क्या कर रहे हैं, सिस्टम को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं इन सेंस। अब आते हैं इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो इक्विलिब्रियम आपका कब अटेन होगा, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा बेटा, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा। याद रखना, तो यहाँ पे आपका ग्राफ भी आता है। अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस की बात कर रहे हैं, फिजिकल इक्वेशंस की बात नहीं कर रहे, या फिजिकल इक्विलिब्रियम की बात नहीं कर रहे, किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल इक्वेशंस या केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं हम। अगर हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो आपका ये जो ग्राफ है ना, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, रेट वर्सेस टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूं। तो ये ग्राफ हमेशा आपका एक फिक्स ग्राफ आता है। फॉर एग्जांपल मैंने ए बोल दिया, रिएक्टेंट बी क्या है मान लो आपको प्रोडक्ट है ना। तो आपको क्या पता है स्टार्टिंग में क्या होगा, बी जीरो होगा, एक ही कुछ तो वैल्यू होगी, एक ही कुछ कंसंट्रेशन होगी, कुछ रेट होगा उसका, है ना। तो ए क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग में क्या होगा, रिएक्टेंट क्या होगा आपका, कंज्यूम होगा। तो ए क्या होगा आपका, कंज्यूम होगा, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो उसका रेट क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में बी तो जीरो था, जब बी स्टार्टिंग में जीरो था तो क्या होगा, बी बनेगा तो क्या होगा, उसका रेट बढ़ेगा। जैसे जैसे बी बढ़ेगा उसका रेट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। और इक्विलिब्रियम कब आ रहा है आपका, यहां से बेटा इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है आपका, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है। इसके बाद से क्या हो रहा है आपका, इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है, इक्विलिब्रियम क्या हो रहा है आपका, अटेन हो रहा है। और यहां पे क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड जो होगा आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा। दिख रहा है आपको, ये क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड, क्योंकि रिएक्टेंट कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है,
ऐसे ही बी बन रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर हो जाएगा। तभी हम क्या बोलते हैं, आपका जो सिस्टम है वो कहाँ पे आ जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में अभी हमने क्या दिखाया है, सिंगल एरो दिखाया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो हमें सही कैसे करना है इसको, हमें क्या ले लेना है, डबल साइडेड क्या ले लेना है बेटा, हमें एरो लेना है। अगर हम इक्विलिब्रियम दिखा रहे हैं तो हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, इस तरीके से दिखाना पड़ेगा। अगर आप सिंगल एरो दिखाओगे तो क्या हो जाएगा, तो वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, इररिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ है। ठीक है, क्लियर है ये। तो ये जो ग्राफ आता है इसका, ये जो पर्टिकुलर ग्राफ में कर रहा हूं रेक्टेंगल में, ये ग्राफ याद रखना, दोनों लाइंस क्या कर जाती हैं आपकी, मीट कर जाती हैं। और एक यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, अब इस पॉइंट के बाद तो क्या होती है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है बेटा, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है कैसी रहती है, रिमेन्स सेम। समझ रहे हो, तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन स्टॉप हो गई है, वहां पे हो क्या रहा है एक्चुअली, जितना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उसी रेट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो मान लो एक के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं और दो ही मॉलिक्यूल क्या हो रहे हैं बेटा, फॉर्म हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे चेंज, दो रिएक्ट कर रहे हैं तो -2 और दो फॉर्म हो रहे हैं तो +2, तो नेट कितना हो गया, 0 हो गया। इसलिए आपकी कंसंट्रेशन बेटा चेंज नहीं करती। क्लियर है, और लिखा भी हुआ है ऑल द मेजरेबल पैरामीटर्स बिकम कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये कैसा इक्विलिब्रियम होता है, डायनामिक होता है। कैसा इक्विलिब्रियम बेटा आपका, डायनामिक हो रहा है इक्विलिब्रियम। और भी होते हैं इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है आपका, जो टेम्परेचर रहता है, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने दो सिस्टम लिए, दो सिस्टम मान लो का टेम्परेचर ज्यादा है, का टेम्परेचर मान लो कम है, अगर उनको कांटेक्ट में लेके आऊंगा तो क्या होगा, वहां पे हीट का एक्सचेंज होगा। हीट का एक्सचेंज होने के बाद क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर ज्यादा था तो टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर कम था तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो वहां पे क्या हो जाएगा, बाद में दोनों का टेम्परेचर, दोनों ब्लॉक्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसको क्या बोलोगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हो, है ना। ऐसे यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें रेट वर्सेस आपका टाइम का जो ग्राफ है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ है, वो क्या हो रहा है आपका, ये फॉरवर्ड का रेट है, ये किसका है, बैकवर्ड का रेट है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, रिएक्टेंट आपका ज्यादा होगा तो रिएक्टेंट का रेट क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। विद टाइम क्या होगा, रिएक्टेंट कंज्यूम होगा तो उसका रेट क्या होगा, कम होगा। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट था ही नहीं तो उसका रेट क्या होगा, 0 होगा। ऑब्वियसली बात है, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा, समझो यहाँ पे जैसे जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, जैसे जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, समझो। तो स्टार्टिंग में केवल रिएक्टेंट था, स्टार्टिंग में क्या था, केवल रिएक्टेंट था आपका। जैसे जैसे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन बैकवर्ड में ज्यादा जाएगी ना, तभी आपका क्या हो रहा है, बैकवर्ड का रेट बेटा बढ़ रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, रिएक्टेंट स्टार्टिंग में ज्यादा होगा तो उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना, दिख रहा है रेट ज्यादा है। और जैसे जैसे रिएक्टेंट कंज्यूम होगा वैसे वैसे रेट क्या होता जाएगा बेटा, कम होता जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड का। अब बैकवर्ड में देखो, स्टार्टिंग में प्रोडक्ट क्या था, 0 था, जब प्रोडक्ट था ही नहीं तो रिएक्शन बैकवर्ड में कहां जाएगी, जैसे जैसे प्रोडक्ट बनेगा, जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, वैसे वैसे रिएक्शन क्या जाएगी, फॉरवर्ड जाना स्टार्ट करेगी। कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी रिएक्शन उतनी बैकवर्ड ज्यादा जाएगी, तो आपका रेट क्या हो रहा है बेटा, बैकवर्ड का बढ़ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो ये ग्राफ आपका हमेशा, ग्राफ ये आपका ग्राफ जो आता है ना, हमेशा यही ग्राफ आता है। केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए आपका ग्राफ क्या है, रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ क्या है, कांस्टेंट ग्राफ। ये ग्राफ आपका चेंज नहीं करेगा, याद रखना, ग्राफ चेंज नहीं करने वाला। लेकिन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बेटा क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो दोनों एक दूसरे को टच ना करें, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, हमेशा कम होने वाली है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होने वाली है, हमेशा बढ़ने वाली है। तो दोनों देखो अपने आप को क्रॉस नहीं भी कर सकते, कर भी सकते हैं, या दोनों लाइंस क्या कर सकती हैं अपने आप को, लाइक दोनों आपस में क्या कर सकती हैं, कंबाइन भी हो सकती है ना। क्लियर है, क्लियर। तो एक चीज समझो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ये जो डॉटेड लाइन दिखाई है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो गया बेटा, अटेन हो गया। यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्या हो गया आपका, अटेन हो गया। तो इसके बाद से आपको दिख रहा है ये जो लाइंस हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ में आपको ये लाइंस कैसी दिख रही हैं, ये लाइंस कैसी हो गई हैं, स्ट्रेट हो गई हैं, कैसी हो गई हैं, स्ट्रेट, या इनकी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो। तो आपको दिख रहा है इक्विलिब्रियम आने पे जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन वो बेटा चेंज नहीं हो रही है। समझ में आया। तो इक्विलिब्रियम आने पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही। यहां पे भी आप सेम देख सकते हो, यहां पे दोनों की वैल्यूज क्या हो गई, बराबर हो गई, ऐसे यहां पे। तो आफ्टर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के बाद ही किसकी कंसंट्रेशन है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। तो मैं पी बोल दे रहा हूं प्रोडक्ट को, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम। ऐसे आपका क्या था, ये रिएक्टेंट था तो रिएक्टेंट कहां पे जा रहा है, यहां पे। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई इक्विलिब्रियम के बाद। तो ये क्या हो गई, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और कंसंट्रेशन हम ब्रैकेट में दिखाते हैं। ठीक है, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो कहने का मतलब है रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा सेम आएगा, लेकिन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बेटा, वो ग्राफ्स आपके कट भी कर सकते हैं, कट नहीं भी कर सकते हैं, या आपके मर्ज भी हो सकते हैं। ठीक है,
लाइक कंसंट्रेशन की लाइक वैल्यूज क्या आ जाएंगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यूज बराबर भी आ सकती हैं। ये आपके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के, है ना। तो कभी क्वेश्चन बना नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन बन सकता है थ्योरी वाला, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कौन से गलत है या कौन कौन से गलत है ना। तो यहाँ पे देखो, पढ़ो यहाँ पे, तो इक्विलिब्रियम कैसा रहता है बेटा आपका, डायनामिक रहता है। डायनामिक का मतलब क्या, अगर आप माइक्रोस्कोपी लेवल पे जाओगे तो हमें क्या पता है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है। अगर आप लार्ज स्केल पे देखोगे ना, आपको दिख रहा है वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, वैल्यू चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन रुक गई है। तो हमें क्या दिखता है, हमें तो चेंज दिखता है ना, लेकिन एक्चुअल में आप माइक्रोस्कोपी लेवल पे जाओगे तो आपको क्या पता लग रहा है, जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतना प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है। तो कहने का मतलब रिएक्शन आपकी स्टॉप नहीं हुई है, तो लिखा भी हुआ है, इट अपीयर्स दैट नो चेंज इज अकरिंग बट बोथ द अपोजिंग रिएक्शंस आर प्रोसीडिंग एट द सेम रेट। मतलब अपोजिंग फोर्स और आपका जो बैकवर्ड में जो फोर्स जा रहा है, दोनों क्या है, बराबर हैं। तो देयर इज नो नेट चेंज, दस इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब स्टॉप हो गई है, डायनामिक का मतलब कंटिन्यूअस मोशन में है, समझ रहे हो, तो डायनामिक बोलते हैं। अब यहां पे कैटलिस्ट की बात करते हैं। सबको पता है कैटलिस्ट क्या करता है, आपने एक्टिवेशन एनर्जी सुनी होगी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट, है ना। उसके अलावा और भी कंडीशंस हैं कुछ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। जैसे मान लो ये बॉल है, मान लो ये बॉल है, अगर मुझे बॉल फेंकना है तो मिनिमम कुछ एनर्जी, इतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, इससे एटलीस्ट यहाँ पे आके निकले, ज्यादा दूंगा और आसानी से निकलेगी, तो उसी को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जो बैरियर होता है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, ग्राफ से थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मान लो ये मेरा रिएक्शन इंटरमीडिएट का पाथवे है, मान लो ए से क्या बन रहा है आपका, बी बन रहा है ना, ए से क्या बन रहा है, मान लो बी बन रहा है, ये विदाउट कैटलिस्ट है। अब कैटलिस्ट करता क्या है, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। कैटलिस्ट क्या करेगा बेटा, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। कहने का मतलब इक्विलिब्रियम अफेक्ट करने का मतलब क्या है, तो कंसंट्रेशन होने वाली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो क्या होने वाली है, सेम होने वाली है ना। प्रेशर जो आएगा वो सेम आएगा, लेकिन चेंज क्या करेगा, ये पाथ चेंज कर देता है। क्या कर देता है बेटा, ये पाथ क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो कैटलिस्ट ने क्या कर दिया, इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं किया। ये कर सकता है, रिएक्शन को फास्ट कर सकता है, रिएक्शन को स्लो कर सकता है, तो आप पॉइजन बोल देते हो, है ना। तो ये क्या करता है, पाथवे चेंज कर देता है, जो प्रोडक्ट बनना है वो सेम बनेगा। तो यहाँ पे पाथवे कैसे, जनरली हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कहिए आप, देखो यहाँ पे यही वैल्यू होती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, ये। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपने कैटलिस्ट लिया तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, चेंज हो गई। ये क्या है, विद कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट क्या करता है, आपका पाथवे चेंज कर देता है। पाथवे चेंज करने से क्या होता है, आपका एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होने की वजह से क्या होता है, आपके जो कम मॉलिक्यूल्स थे जिनकी एनर्जी ज्यादा थी, अब और ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे जो उस एनर्जी के रहेंगे, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या करता है, रेट को चेंज कर सकता है। रेट का मतलब इसमें फास्ट हो सकती है, स्लो हो सकती है, लेकिन उसके स्टेट को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है, बाय यूजिंग द कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कैन बी अचेंज इन डिफरेंट, लाइक फास्ट भी हो सकता है, स्लो भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कैटलिस्ट। क्लियर। और इक्विलिब्रियम को कैसे आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, लाइक कलर हो गया, आपका प्रेशर हो गया, वो चेंज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है। लाइक डेंसिटी हो गई, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या हो रहे होंगे, कांस्टेंट रहेंगे। अगर इक्विलिब्रियम अटेन हो गया तो ये सब चीजें क्या रहेंगी आपकी बेटा, कांस्टेंट रहेंगी। और इक्विलिब्रियम जो अटेन होता है, इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब क्या, सिस्टम कैसा हो गया है आपका, स्टेबल हो गया है। इक्विलिब्रियम अटेन होने का मतलब क्या है आपका, सिस्टम कैसा हो गया है, स्टेबल हो गया। डेल्टा जी क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो डेल्टा जी क्या हो गया बेटा आपका, जीरो। हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी। तो वो क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, याद रखना। अब इक्विलिब्रियम को आप लाइक चेंज, इक्विलिब्रियम स्टेट को आप चेंज भी कर सकते हो बाय अल्टरिंग द प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो। अब आते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, है ना। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, कोई भी रिएक्शन है ना, उसका जो रेट होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका रिएक्टेंट के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। अब एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन बोल सकते हैं एज ऑफ राइट नाउ, है ना। तो एक्टिव मास को हम कंसंट्रेशन बोल देते हैं फॉर सिंप्लिसिटी। क्या बोल देते हैं हम, कंसंट्रेशन बोल देते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। तो कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा आप बोल सकते हो आपका क्या होगा, रेट होगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो यहां पे फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन लिखता हूं, मान लो ए प्लस बी से क्या बन रहा है, मान लो सी बन रहा है, सी प्लस डी बन रहा है मान लो। अगर मान लो मैं किसकी बात कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी आपकी, रिवर्सिबल हो जाएगी। तो यहां पे क्या बोला हमने, रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट डायरेक्टली टू एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस। एक्टिव मास को हम क्या बोल देते हैं बेटा, कंसंट्रेशन बोल देते हैं, ठीक है। अब यहां पे समझो, अगर मैं इसके लिए रेट का एक्सप्रेशन लिखूंगा, किसका एक्सप्रेशन लिखने वाला हूं, रेट का एक्सप्रेशन। तो अगर मैं बोलूं रेट ऑफ फॉरवर्ड, अगर मैं बात क्या करने वाला हूं, रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, रेट ऑफ बैकवर्ड। तो हमने क्या बोला, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एट इक्विलिब्रियम होता क्या है बेटा, एट
इक्विलिब्रियम आप सबने पढ़ा होगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, है ना। और रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो जब उसको एक्सप्रेस करते हैं तो क्या लिखते हैं, मान लो अभी क्या है, मान लो ए से कहां जा रहा है, मान लो ए प्लस बी से कहां जा रहा है, सी प्लस डी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहता है, रेट कांस्टेंट रहता है, के एफ बोल दिया। ऐसे यहाँ पे रेट कांस्टेंट क्या रहेगा, के भी होगा। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड क्या होगा, रेट कांस्टेंट, तो फॉरवर्ड जा रहा है तो के एफ, और किस पे डिपेंड करेगा, तो फॉरवर्ड की किस पे डिपेंड करेगी, रिटर्न पे डिपेंड करेगी। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। तो हमने क्लियरली बोला है रेट जो है एक्टिव मास ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। तो किसकी बात कर रहा हूं मैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो फॉरवर्ड में रिएक्टेंट क्या होगा आपका, ए और बी। ये एक्सप्रेशन बन गया। ऐसे ही जब मैं बैकवर्ड की बात करूं तो बैकवर्ड में रिएक्टेंट क्या हो जाएगा आपका, सी और डी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, के ऑफ बैकवर्ड इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सी इनटू कंसंट्रेशन ऑफ डी। एक और चीज याद रखना, कब की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं एट इक्विलिब्रियम पे। तो जो आप कंसंट्रेशन लेने वाले हो, जितनी भी आप कंसंट्रेशन लेने वाले हो, किस पे लेने वाले हो, इक्विलिब्रियम पे बेटा आप लेने वाले हो, ठीक है। तो यहां से आप वैल्यू सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पे क्या पता लगा हमें, तो अगर हम के एफ अपॉन के बी निकाल रहे हैं, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, तो वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। इसी को क्या बोल देते हैं बेटा, इसी ये जो वैल्यू आती है ना इक्विलिब्रियम पे, ये वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। इसी को बोल देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अगर आप कांस्टेंट टेम्परेचर या फिक्स्ड टेम्परेचर पे कर रहे हो, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, केसी बोल देते हैं। तो केसी क्या है आपका, केसी इज नोन एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और केवल आपको इस पे डिपेंड करेगा बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है ना, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर सॉरी प्रेशर वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता। केसी की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना। तो केसी क्या हो गया आपका, रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन याद रखना यहाँ पे कोफिशिएंट भी आता है। अगर कोफिशिएंट आपका आ गया, मान लो यहाँ पे क्या आ गया, ए, यहाँ पे बी आ गया कोफिशिएंट, यहाँ पे सी आ गया, यहाँ पे डी आ गया, तो आप क्या करोगे, तो कोफिशिएंट उसको क्या कर दोगे, उसकी स्टोइचियोमेट्रिक उसकी पावर में ले आओगे। स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या करोगे, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की पावर में ले आओगे, है ना। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, लॉ ऑफ मास एक्शन हो गया। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। तो ऐसा करता हूं, एक दो इक्वेशन और लिख देता हूं। जैसे हमने बोला 2a प्लस बी से क्या बन रहा है, मान लो 3c बन रहा है। क्या बन रहा है, सॉरी क्या बन रहा है आपका, 3c बन रहा है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या बन रहा है आपका, ये आपका 3c बन रहा है। तो इसके लिए अगर मुझसे केसी का एक्सप्रेशन पूछता है, क्या पूछता है, केसी का एक्सप्रेशन। तो केसी क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट क्या है आपका सी, उसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो वो कहां पे आ जाएगा, पावर में आ जाएगा, अपॉन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में अभी तक क्या मान रहा हूं, सभी को मैं गैसेस मान रहा हूं, अभी क्या अज्यूम कर रहा हूं मैं, सभी क्या है मेरी गैसेस है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में क्या आ जाएगा आपका, ए कोफिशिएंट क्या है बेटा 2, तो उसका स्क्वायर, और बी का कोफिशिएंट क्या है 1। तो ये केसी का एक्सप्रेशन हो गया। किसका एक्सप्रेशन हो गया बेटा, केसी का एक्सप्रेशन हो गया। क्लियर है, किसका एक्सप्रेशन हो गया, ये आपका केसी का एक्सप्रेशन हो गया। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन जो कोफिशिएंट रहेगा आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, वो कहां पे आ जाएगा, उसकी पावर में आ जाएगा रिस्पेक्टिवली, है ना। ऐसे ही होता है क्या, तो हमने केसी लिखा है। अब केसी में सी क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है। कंसंट्रेशन किसके लिए डिफाइन करते हो आप, लाइक गैसेस के लिए भी डिफाइन कर सकते हो आप, लाइक एक्वस सॉल्यूशन के लिए भी डिफाइन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम सॉलिड्स की बात करें या प्योर लिक्विड्स की बात करें। अगर आप सॉलिड्स से या प्योर लिक्विड्स की बात करें तो वहां पे जो चेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, उनकी जो वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो उसको हम क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के लिए, सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स के लिए उनकी एक्टिविटी को कितना मान लेते हैं, उसकी कंसंट्रेशन कितना मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। उसको मान के क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा वो पॉइंट बाद में। ये तो हुआ केसी। ऐसे ही एक होता है केपी का एक्सप्रेशन। केपी का मतलब क्या होगा, आप क्या ले रहे हो, प्रेशर की टर्म में निकाल रहे हो। अब प्रेशर किसका लेते हो, प्रेशर सॉलिड्स का तो लेते नहीं हो, है ना आप किसका लोगे, एक्वस सॉल्यूशन का लोगे, है ना। वेपर प्रेशर ले सकते हो, लेकिन डायरेक्टली अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो जनरली किसका लेते हैं, हम गैसेस का लेते हैं। तो केपी का एक्सप्रेशन किसके लिए लिखते हैं बेटा, हम गैसेस के लिए लिखते हैं। ऐसे यहाँ पे अब गैसेस देखो, यहाँ पे अब मेरा ये मेरा क्या सिस्टम है, सिस्टम में क्या ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, पार्शियल प्रेशर आएगा। ऐसे ए का आएगा तो क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, ऐसे बी का आएगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, ऐसे सी का क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी। तो केपी का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, तो केपी हो जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ, जैसे कंसंट्रेशन की जगह क्या ले लोगे, पार्शियल प्रेशर ले लोगे का क्यूब अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर 1। तो जैसे केसी लिख रहे हो वैसे ही केपी लिख सकते हो। बस क्या करना है, कंसंट्रेशन क्या लेना है आपको, प्रेशर लेना है, या पार्शियल प्रेशर लेना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखता हूं, CaCO3 है, हीट कर रहे हैं, सॉलिड होता है ना,
और मैंने क्या कर दिया, इसको कंटेनर क्लोज लिया मैंने, है ना। तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, रिवर्सिबल हो जाएगी। क्या बना, CaO, क्या बना आपका CaO प्लस CO2। और हमें पता है CaO क्या होता है, सॉलिड होता है, CO2 क्या है, गैस है। तो इसका Kp और Kc का एक्सप्रेशन लिख के बताओ मुझे, करो। तो देखो Kc का एक्सप्रेशन क्या होगा, Kc क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो मैंने क्या बोला, सॉलिड्स की एक्टिविटी कितनी लेते हो, 1 लेते हो। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहां पे जो आप जो लेने वाले हो ना, ये कंसंट्रेशन किसकी लेने वाले हैं हम, CO2 की लेने वाले हैं। कंसंट्रेशन किसकी लेने वाले हैं हम, CO2 की लेने वाले हैं, क्योंकि सॉलिड्स की एक्टिविटी कितनी रहती है, 1 रहती है। क्लियर है। ऐसे जब Kp का एक्सप्रेशन लिखोगे, अब Kp किस लिए डिफाइन करते हैं हम, नॉर्मली गैसेस के लिए डिफाइन करते हैं, सॉलिड्स और लाइक सॉलिड्स के लिए और प्योर लिक्विड्स के लिए डिफाइन नहीं करते, आप लिक्विड्स के लिए भी एक्वा सॉल्यूशन डिफाइन नहीं करते हैं। तो यहाँ पे Kp किस पे डिपेंड करेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, या आप बोल सकते हो प्रेशर ऑफ O2, क्योंकि एक ही गैस है। तो ये Kp का एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरीके से आप Kp और Kc निकाल सकते हो। अब Kp और Kc में रिलेशन क्या होता है, ये आप डायरेक्टली याद रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। तो Kp क्या होता है, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng। तो Kp क्या होता है, Kp इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा Ng, है ना। तब डेल्टा Ng जीरो हो जाएगा, दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तब डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा Ng की वैल्यूज दिखा देता हूं मैं थोड़ा सा। डेल्टा Ng क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। एक बार क्या हो गया, मान लो मोर देन 1 हो गया, एक बार क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। किसकी बात कर रहा हूं मैं, डेल्टा Ng की बात कर रहा हूं। तब डेल्टा Ng जीरो हो गया, तो RT की पावर जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो Kp इक्वल टू किसके बराबर आ गया, Kp इक्वल टू Kc के बराबर आ गया। ऐसे मान लो मैंने बोल दिया डेल्टा Ng मोर देन 1 है, जब डेल्टा Ng मोर देन 1 है तो ये वैल्यू क्या आएगी, मोर देन 1 आएगी, क्योंकि R इंटू टी। R क्या होता है आपका, गैस कांस्टेंट होता है। और टेम्परेचर कितना लेते हो आप, 0 केल्विन से नीचे तो नहीं जा सकते ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, मोर देन 1 आने वाली है ना। क्योंकि टेम्परेचर जो लेते हो आप कितना लेते हो, नॉर्मली रूम टेम्परेचर लेते हैं। जब हम रिएक्शंस करते हैं किस पे करते हैं, रूम टेम्परेचर पे करते हैं ना। तो वैल्यू आपकी हमेशा क्या आनी, मोर देन 1 आने वाली है। तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, Kp क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे Kp क्या हो जाएगा, मोर देन Kc। ऐसी RT मतलब डेल्टा Ng क्या हो जाएगा, लेस देन 1। लेस देन 1 में क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1 से छोटी हो जाएगी। 1 से छोटी हो जाएगी तो मतलब क्या है, Kp की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, Kc क्या हो जाएगा बेटा, Kp से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा Kp Kc के बराबर है कि नहीं है, कि Kp बड़ा है कि Kc बड़ा है। तो आपको देखना पड़ेगा डेल्टा Ng। तो डेल्टा Ng क्या है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स का डिफरेंस। और याद रखना स्टोइकियोमेट्री कंसीडर करना है ना। ये एक्सप्रेशन है Kp और Kc, जैसे मैंने बताया। एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे एक दो एग्जांपल और कैसे लेते हैं। मान लो हमने ले लिया H2, लिखो इसका Kp और Kc, करो। तो आपको दिख रहा है Kc क्या हो जाएगा इसका, देखो सभी क्या है, गैसेस हैं, ये गैसेस है। इसको अगर वाटर का अगर लिक्विड ले रहे हो, अगर आप लिक्विड ले रहे हो तो क्वेश्चन पे भी डिपेंड करेगा, आपको गैस में दे रखा है कि लिक्विड। नॉर्मली हम क्या लिक्विड लेते हैं, ठीक है। तो Kc क्या हो जाएगा, देखो वाटर तो प्योर लिक्विड है, उसका एक्टिविटी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा ये, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 का स्क्वायर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये तो हुआ Kc का एक्सप्रेशन। ऐसे Kp का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपका, Kp में क्या लेते हो, पार्शियल प्रेशर लेते हो। तो वाटर तो आपका प्योर लिक्विड है, उसका तो होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू की एक्टिविटी क्या ले ली हमने, 1 ले ली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 के लिए क्या आएगा, उसका पार्शियल प्रेशर, उसका स्क्वायर कोफिशिएंट, है ना। ऐसे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 उसकी पावर 1। ठीक है। तो इस तरीके से Kp और Kc निकालते हैं। तो हमने जो बोला था आपको, प्योर सॉलिड्स और प्योर लिक्विड्स की जब बात कर रहे हो, तो उनका जो एक्टिव मास खुद का भी एक एक्टिव मास रहता है, लेकिन वो वैल्यू क्या रहती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है केमिकल रिएक्शन में। तो वैल्यू ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगी, तो उसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। नेग्लेक्ट कैसे करना है, उसको 1 मान लो, है ना, क्योंकि उससे रिएक्शन में कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट है इसकी एप्लीकेशन। अब रिएक्शन कोएफिशिएंट हमें क्या बताता है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं Q से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। जैसे आपको याद हो, आपको याद हो, जैसे मालूम हम Kc लिखते थे। Kc क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला R से P बन रहा है, तो Kc क्या होता था, कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ R। ऐसी Q भी क्या होता है, अगर मैं बात को सेम रिएक्शन की बात करूं, R से मान लो P बन रहा है, तो Q भी क्या होता है, सेम ही है बेटा, बहुत डिफरेंस नहीं है, सेम ही है। कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कोफिशिएंट आ जाएगा उसको पावर में कर देना। बट डिफरेंस, मेजर डिफरेंस कहां से आता है, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हो आप, इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हो। कहां पे बात कर रहे हो, इक्विलिब्रियम पे। तो यहाँ पे जो वैल्यू लेने वाले हो ना कंसंट्रेशन की, किसकी वैल्यू लेने वाले हो बेटा, इक्विलिब्रियम पे। तो कंसंट्रेशन ऑफ P एट इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ R एट इक्विलिब्रियम।
क्यू में क्या कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे आप ले सकते हो। समझ में आया डिफरेंस क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट को किसी भी टाइम पे आप निकाल सकते हो, लेकिन जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो किस टाइम पे निकालते हैं? इक्विलिब्रियम की कंडीशंस पे, जब हमारी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट चेंज नहीं हो रही होंगी। क्लियर है दोनों में क्या डिफरेंस है ना? तो अब देखो ये तो हो गया रिएक्शन कोएफिशिएंट, तो सेम ही है, सेम ही है। अब हमें करना क्या है, इसका यूसेज क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो अगर मैंने बोला बेटा समझो, अगर मैंने क्या बोला, क्यूसी मेरा क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूसी की वैल्यू निकाल सकते हो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो मैंने जब रिएक्शन स्टार्ट करी है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है कि बैकवर्ड जा रही है। मान लो तो ऑब्वियस सी बात है, स्टार्ट करी तो फॉरवर्ड ही जाएगी, है ना? तो हम चेक भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूसी की वैल्यू ली हमने, तो क्यूसी की वैल्यू क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो अगर मैंने रिएक्शन स्टार्ट करी तो मैं केस क्या मान रहा हूं यहां पे, जो क्यू है वो आपका क्या है? मोर देन केसी है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं, यहाँ पे केसी अज्यूम कर रहा हूं, तो मेरा क्या है? केस 1 है। तो क्यू अगर आपको केसी से ज्यादा है, तो मैंने मान लिया, मैंने क्या मान लिया, क्यू क्या है? केसी से ज्यादा। क्यू ज्यादा होने का मतलब क्या है? केसी से। अब क्यू की वैल्यू ज्यादा कब आएगी? इसका मतलब क्या होगा? रिएक्टेंट ज्यादा होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? थोड़ा कम होगा। बेटा क्यू की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट आपका कम रहा होगा, प्रोडक्ट ज्यादा बना होगा, है ना? क्लियर है? क्लियर? तो आपका इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा? इक्विलिब्रियम कहां जाना चाहेगा बेटा? बैकवर्ड की तरफ जाना चाहेगा। रिएक्शन कहां पे है आपकी? फॉरवर्ड में, बहुत ज्यादा फॉरवर्ड में। हम कहां पे आएंगे बेटा? बैकवर्ड की तरफ आएंगे। तो अगर मेरा क्यू क्या हो गया? केसी ज्यादा हो गया, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी, टू अटेन द इक्विलिब्रियम। बैकवर्ड टू अटेन द इक्विलिब्रियम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्या होती है? स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अटेन द इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो क्यू की अवेलेबल ज्यादा आ गई, इसका मतलब क्या है? आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो नॉर्मली आनी चाहिए इक्विलिब्रियम पे। तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा बेटा? बैकवर्ड। जिससे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या हो? थोड़ी कम हो, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो? थोड़ी बढ़ जाए। ठीक है, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड जाएगी। एक और केस ले लेते हैं, जब क्यू क्या होगा? केसी के बराबर होगा। अब क्यू जब केसी के बराबर, इसका मतलब क्या है? दोनों की वैल्यू सेम है, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है आपका। इक्विलिब्रियम क्या हो गया है? अटेन हो चुका है। क्लियर है? ऐसे लास्ट वाला केस क्या हो जाएगा? जब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? केसी से ज्यादा हो जाएगी। अब क्यू की वैल्यू देखो, क्यू की वैल्यू कम होने का मतलब, क्यू क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी टाइम, है ना? तो क्यू की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है? आप बोल सकते हो काइंड ऑफ, प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा, रिएक्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रोडक्ट क्या होगा? कम होगा, रिएक्टेंट क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर मुझे इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा बेटा? कम करना पड़ेगा। वो कैसे होगा? आपका रिएक्शन कहां जाए बेटा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो यहां पे क्या होगा? रिएक्शन गोज टू, आपका जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टू अटेन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? तो क्यू क्या बताता है आपको? इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है कि अटेन हुआ है, कि फॉरवर्ड में जाके अटेन होगा, कि बैकवर्ड में जाके अटेन होगा। ठीक है, अगर क्यू की वैल्यू ज्यादा आ रही है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन को कहां आना पड़ेगा? बैकवर्ड आना पड़ेगा। क्यू की वैल्यू बराबर आ रही है किसी के, इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है। क्यू की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट क्या है? कम है, कम है, सॉरी उल्टा। क्यू की वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट क्या है? कम है, तो रिएक्शन को कहां जाना पड़ेगा? फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड जाएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हम अच्छे खासे क्वेश्चंस करने वाले हैं यहाँ पे। हम लास्ट में अगर आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट जो है बेटा क्लियर हो जाएंगे। अच्छे से करो, है ना? बहुत आसान चैप्टर है। बेसिक बस थोड़े से गलतियां होती हैं बच्चों, तो वही हम क्या करेंगे? क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे, है ना? थ्योरी ऐसा बहुत ज्यादा है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? रिएक्शन दे रखी है, NOBr की रिएक्शन दे रखी है। क्या बन रहा है? NO प्लस Br2 बन रहा है। क्या बन रहा है? NO प्लस Br2 बन रहा है। Kp की वैल्यू इतनी दे रखी है, और हमें क्या देखा है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें पार्शियल प्रेशर दे रखा है ना? पूछ क्या रहा है? Br2 कंज्यूम होगा कि फॉर्म होगा। अच्छा, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? रिएक्शन क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो कोई किसी रिएक्शन का हमें क्या रखा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है ना? Kp दे रखा है, और हमसे क्या पूछा है? किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ? इस रिएक्शन को स्टडी कर रहा हूँ। अब मैं जब स्टडी कर रहा हूँ तो मुझे लाइक पता होना चाहिए ना रिएक्शन कहाँ फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, तो वही हमें चेक करना है। क्योंकि अगर फॉरवर्ड जाएगी तो Br2 की वैल्यू बढ़ेगी, बैकवर्ड जाएगी Br2 की वैल्यू क्या होगी बेटा? कंसंट्रेशन क्या होगी? कम होगी। अब चेक कैसे करते हैं? तो हमें Kp पता है, Kp कितना दे रखा है आपको? 0.15। ऐसे ही हम क्या निकालते हैं? Qp निकालते हैं। तो Qp क्या हो जाएगा? Qp कब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं, तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे निकालते हैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे पार्शियल प्रेशर कितने थे? 0.5, 0.4 और 0.2। तो Qp हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO का पावर 1 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Br2 की
की पावर हाफ डिवाइड बाय, देखो Br2 का कोफिशिएंट कितना है, हाफ है ना, तो पावर कितनी होगी, हाफ हो गई, डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ NOVR। वैल्यूज को प्लेस करो, वैल्यू जब आप प्लेस करोगे तो NO की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, NO दे रखा, सॉरी NO की वैल्यू दे रखी है आपको 0.4, Br2 की वैल्यू दे रखी है 0.2, तो 0.2 का हाफ अगर आप करोगे, है ना। ऐसे ही प्रेशर ऑफ NOBR कितना दे रखा, 0.5 दे रखा। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो याद रखो ये जो वैल्यू होती है ना स्क्वायर रूट ऑफ 0.2, याद मत रखो, मतलब ये आपको इन्फॉर्मेशन में दे देगा मोस्टली, है ना, या थोड़ा अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हो। तो ऐसे समझ सकते हो, अगर ये 20 होता तो कितना होता, 0.4 के आसपास होता। अगर 20 होता, समझो, अगर ऐसे समझो 0.16 होता, अगर 0.16 का मतलब कितना होता, 0.4 होता, है ना। लेकिन 20 है तो ऑब्वियसली बात है वैल्यू क्या आएगी, उससे ज्यादा आएगी। तो अब तो अप्रोक्सीमेट इसकी जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है, 0.44 आती है बेटा, डिवाइड बाय 0.5। इसको अब सॉल्व करोगे ना, जब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कितने टाइम्स कटेगा, ये कटेगा 0.8 टाइम्स। अब इसको जब मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 8 चौक 32, तो पॉइंट समथिंग 3 समथिंग आ रहा है, इसके आगे की वैल्यू से मुझे मतलब नहीं है, तो कितना आ रहा है, 0.3 आ रहा है समथिंग, है ना। तो 0.3 आपको क्लियरली दिख रहा है 0.15 से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है, क्यूपी क्या है बेटा आपका, केपी से बड़ा है। क्यूपी केपी से बड़ा है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ज्यादा है। तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड। रिएक्शन बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है, क्लियर हो गया होगा हमें। तो आपका Br2 है, लाइक आपका जो Br2 है वो क्या होगा बेटा, कंज्यूम होगा। तो Br2 क्या होगा आपका, Br2 विल कंज्यूम, Br2 क्या होगा बेटा आपका, कंज्यूम होगा, ठीक है, क्लियर है। तो क्यूपी की वैल्यू निकाली, कंपेयर किया केपी से, है ना, फिर हमें पता लग गया आंसर। ऐसे क्या, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब एक्सटेंट बोलने का मतलब क्या है कि रिएक्शन कितनी फॉरवर्ड जा रही है, कितनी बैकवर्ड जा रही है, कि रिएक्टेंट ज्यादा है कि प्रोडक्ट ज्यादा है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं और नंबर्स से हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पे तो वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 का मतलब क्या है, अगर आपका केपी या केसी की वैल्यू 1 आ रही है, इसका मतलब क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ या सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वहां पे प्रेजेंट है ना। ये तो नॉर्मल केस हो गया। अब केस 1 लेते हैं, जब आपका केसी या केपी की वैल्यू क्या आ रही है, केसी या केपी की वैल्यू क्या आ रही है, मोर देन 10 की पावर, या मोर देन नहीं, इसको बोलते हैं लेस देन 10 की पावर -3 आ रही है। केपी या केसी की वैल्यू क्या आ रही है, 10 की पावर -3 से कम आ रही है। इसका मतलब क्या है, केपी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ कम प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो केपी की वैल्यू बहुत कम आ रही है, इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट बहुत कम बना होगा। तो प्रोडक्ट बहुत कम होगा, इसका मतलब क्या है, रिएक्टेंट काफी ज्यादा होगा। रिएक्शन मतलब कहां जा रही होगी, रिएक्शन कहां जाएगी आपकी, बैकवर्ड की तरफ फेवर करेगी। रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड। कहां जाएगी बेटा, बैकवर्ड, या आप बोल सकते हो फॉरवर्ड में हार्डली क्या करेगी बेटा, प्रोसीड करेगी। तो मेनली क्या रहने वाला है यहाँ पे, मेनली रिएक्टेंट रहने वाला है, क्योंकि केपी या केसी की वैल्यू कम है। ऐसे केस 2 ले लिया मैंने, तब इनकी वैल्यूज क्या होगी, केपी या केसी की वैल्यू क्या होगी आपकी, मोर देन 10 की पावर 3 हो गई। अरे मोर देन 10 की पावर 3 क्या होता है, 1000 होता है। अब 1000 क्या हो गया, काफी बड़ा नंबर हो गया, सिग्निफिकेंट नंबर हो गया। अब 1000 क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, और काफी ज्यादा होगी। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसका मतलब क्या है, रिएक्शन कहां गई होगी, फॉरवर्ड में। तो रिएक्शन कहां जाने का ट्राई करेगी, फॉरवर्ड में जाने का ट्राई करेगी। इसका मतलब क्या, रिएक्शन कहां पे है, फॉरवर्ड में है। तो फॉरवर्ड में जाने का मतलब क्या है, कैसी है, यहाँ पे क्या है, मेनली क्या रहने वाले हैं बेटा, प्रोडक्ट्स रहने वाले हैं, और रिएक्टेंट तो रहेंगे ऑब्वियसली बात है, लेकिन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे, ज्यादा होगी, है ना। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस पे डिपेंड नहीं करता, कंसंट्रेशन, प्रेशर, कैटलिस्ट और डायरेक्शन में किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहे हो, फॉरवर्ड से अप्रोच कर रहे हो कि बैकवर्ड से अप्रोच कर रहे हो किसी रिएक्शन में, है ना, है ना। तो उस सब पे डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है बेटा, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। क्लियर है, ये तो क्लियर हो गया हमें। तो मतलब प्रेशर हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, किस डायरेक्शन से अप्रोच कर रहा है, कैटलिस्ट हो गया, इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता। अब आते हैं केक की जो वैल्यू है। अब देखो रिएक्शन हमने चेंज करी, अब समझो यहाँ पे, अगर मेरी रिएक्शन फिक्स है, सेम रिएक्शन है, स्टोइचियोमेट्री भी चेंज नहीं कर रहा हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, केसी की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। लेकिन अगर मैंने स्टोइचियोमेट्री को चेंज किया तो रिएक्शन में थोड़ा चेंजेस हो रहा है ना, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा बेटा, केसी क्या होने वाला, अफेक्ट होने वाला है। तो वैल्यू क्या होगी आपकी, चेंज होगी। तो कैसे क्या आएगी वैल्यू, उसी को निकालने वाले हम। अच्छा मान लो हमने रिएक्शन बोल दी, मान लो ए से क्या बन रहा है, मान लो मैंने बोला बी बन रहा है,
तो ए से बी के लिए आपका जो केसी का एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। बोल सकते हो, बोल के सकते हो, ये होगा ये, है ना। तो केसी का एक्सप्रेशन ये हो गया एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं तो इक्विलिब्रियम बार बार लिखूंगा नहीं अगर मैं केसी लिख रहा हूं। अब मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्या कर दिया बेटा, मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 2 से मल्टीप्लाई करने पे मान लो इसका नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया, केसी डैश आ गया। अब आपको चेक करना है वैल्यूज बराबर आएंगी कि बराबर नहीं आएंगी। तो आपका केसी डैश क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है आपका सेम, वही फिर से बी है क्योंकि रिएक्शन सेम है, बट हमने क्या किया, स्टोइकियोमेट्री को चेंज किया। लेकिन कोफिशिएंट कितना हो गया, 2 हो गया, तो वैल्यू कितनी, पावर क्या आ गया, पावर में 2 आ गया। ऐसे ही रिएक्टेंट क्या है आपका ए है, कोफिशिएंट कितना है इसका 2, तो पावर में क्या आ जाएगा, 2 आ गया। तो हमें दिख गया कि जो वैल्यू है आपकी केसी डैश की वो सेम वैल्यू तो नहीं आ रही एग्जैक्ट, लेकिन वो क्या आ रहा है, सिमिलर टाइप से रिपीट हो रहा है पैटर्न। तो ये दिख रहा है आपको कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बी का होल, बोल सकते हो आप, बोल सकते हो बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। और ये वैल्यू क्या है आपका, केसी है ना, तो ये क्या बन गया, केसी का स्क्वायर। तो इससे मुझे ये पता लगा अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो वो जो नंबर कहां जा रहा है, पावर में जा रहा है। क्लियर है। ऐसे यहां पे तो अगर मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पे मान लो 2 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, 2 से डिवाइड कर रहा हूं, समझो यहां पे। तो क्या बनेगा आपका, ये बनेगा हाफ ऑफ ए से क्या बन रहा है, हाफ ऑफ ए से क्या बन रहा है आपका, सॉरी बन रहा है हाफ ऑफ बी। लिखो यहां पे एक्सप्रेशन क्या होगा, केसी डैश का एक्सप्रेशन क्या होगा, तो यहां पे होगा बी की पावर हाफ, क्योंकि कोफिशिएंट कितना है, हाफ। ऐसे ही ए की पावर हाफ, कोफिशिएंट कितना है, हाफ। तो हाफ को कॉमन ले लो आप, पावर को, क्या बन गया, बी बाई ए की पावर होल ऑफ। एक्सप्रेशन क्या बन गया, ये बन गया केसी डैश इक्वल टू क्या बन गया बेटा आपका, केसी डैश जो बन गया आपका क्या बन गया, केसी की पावर 1/2। तो यहां से हमें ये समझ में आया, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मान लो 2 से 1/2 से, जो नंबर है वो कहां पे आएगा, पावर में आएगा। ये पहला पॉइंट प्रूव हो गया, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे और भी ऑपरेशन स्टडी करने वाले से, हमने नंबर का तो देख लिया कि लाइक किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, चाहे वो 2 हो, 1/2 हो, 3 हो, 1/3 हो, कहां पे जाने वाला है, पावर में जाने वाला है। ऐसे हम समीशन पे चेक करने वाले, लाइक अगर आप ऐड करोगे दो इक्वेशंस को तो क्या होने वाला है। तो अगर मैंने बोला मान लो ए से क्या बन रहा है, मान लो आपका बी बन रहा है, ऐसे मान लो सी से क्या बन रहा है आपका, मान लो डी बन रहा है। तो अगर मुझसे पूछ रहा है कि ए प्लस सी से क्या बन रहा है आपका, मान लो बी प्लस डी बन रहा है, तो इसका जो के डैश आएगा वो इन दोनों के, मान लो उसको K1 बोल दिया, इसका मैंने क्लियर कांस्टेंट का क्या बोल दिया, K2 बोल दिया, तो इन दोनों के रेस्पेक्ट में कैसे आएगा, देखो सेपरेटली तो आप निकाल सकते हो, मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के रेस्पेक्ट में कैसे आएगा। यहाँ पे भी देखो ना A C B और D रिपीट हो रहे हैं, है ना, तो इनकी फॉर्म में निकालना है, K1 और K2 की फॉर्म में निकालना है। अब देखो यहाँ पे, तो अगर मैं नॉर्मली इस इक्वेशन को देखूं, थर्ड इक्वेशन को देखूं, तो यहाँ पे K डैश क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन, दिख रहा है आपको, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये तो किसका हो गया, थर्ड इक्वेशन का हो गया। अगर आप फर्स्ट इक्वेशन का निकालोगे तो निकालो एक बार, क्या आएगा एक्सप्रेशन, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू आ रही है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ऐसे K2 के केस में क्या आ रही है, कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सी। तो आपको देखो ये एक्सप्रेशन दिख रहा है, बी अपॉन ए भी दिख गया, हमें क्या मिल गया, डी अपॉन सी भी दिख गया, है ना। तो के डैश की जो वैल्यू आई है, के डैश की वैल्यू क्या आई है, लाइक दिस इज K1, दिस इज K2। तो हमें दिख रहा है एडिशन पे क्या हो रहा है, अगर आप एडिशन कर रहे हो, समझो अगर आप क्या कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो एडिशन में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसी सब्ट्रैक्शन करोगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। तो यहां पे हम क्या करने वाले हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखने वाले हैं, इफ यू मल्टीप्लाई, अगर आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो, मान लो नंबर n से कर रहे हो मल्टीप्लाई, तो वो नंबर कहां जाएगा, उसकी पावर में जाएगा, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, तो क्या होगा, ऐड करने पे मल्टीप्लाई होगा, ऐड करने पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर क्या कर रहे हो आप, इक्वेशंस को क्या कर रहे हो, इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, अगर हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, वहां पे डिवाइड होने वाला है ना, आप सबको पता ही होगा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा। ये भी हमने बोला था कि किस पे डिपेंड करता है, केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर आपने रिएक्शन सेम रखी है ना। यहां पे एक चीज समझो, अब मैं यहां पे दो रिएक्शन की बात करने वाला हूं, दो टाइप की रिएक्शन, एक तो होती है एंडोथर्मिक, एक होती है आपकी एक्सोथर्मिक। अब समझो यहां पे हो क्या है, एग्जांपल लिया मैंने, ए को क्या चाहिए, हीट चाहिए, वही होती है एंडोथर्मिक जहां पे हीट की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो क्या बना, बी बना। ऐसे एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है, मतलब ए से बी बना और कुछ हीट निकल रही है। अब समझो यहां पे हो क्या रहा है,
अगर आपको ली चैटलियर प्रिंसिपल का थोड़ा सा आइडिया हो ना, वो आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर आइडिया है तो समझो यहाँ पे। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, समझो अगर मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ बेटा, बढ़ा रहा हूँ, तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे क्या हो रहा है बेटा, हीट आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है। हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, ए बी में ज्यादा कन्वर्ट होगा। तो मतलब रिएक्शन कहां जा रही है, आप टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन कहां जा रही है बेटा, फॉरवर्ड जा रही है। क्लियर है। तो अगर मैं एंडोथर्मिक की बात कर रहा हूं, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, हीट बढ़ रही है। हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, ज्यादा ए के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, बी बनाएंगे। रिएक्शन कहां जा रही है, फॉरवर्ड में जा रही है। ऐसी टेम्परेचर कम कर दूंगा तो क्या ऑब्वियस बात है, क्या हो जाएगी, रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, है ना। जैसे मान लो मैंने टेम्परेचर कम किया तो हीट कम होगी, हीट कम होगी तो क्या करेगा सिस्टम, हीट को जनरेट करेगा। जनरेट कैसे करेगा, बी से जब क्या बनेगा, ए बनेगा, है ना, तो हीट जनरेट होगी। ऐसे अगर मैं एंजियोथर्मी की बात कर रहा हूं, तो टेम्परेचर को मैंने बढ़ाया, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, हीट बढ़ेगी। हीट बढ़ेगी तो क्या होगा, अब आपका बी जो है, आपका जो बी है वो क्या करेगा, हीट बढ़ने से बी क्या करेगा बेटा, ए में कन्वर्ट होगा। रिएक्शन कहां जा रही है आपकी, बैकवर्ड जा रही है। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए ये चीजें, है ना। ये टेम्परेचर का इफेक्ट है के पे। तो ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। तो रिएक्शन देखो यहाँ पे, टेम्परेचर के बढ़ने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, केसी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, केसी का डिपेंडेंस दिखा रहे हैं। ऐसे यहाँ पे टेम्परेचर के बढ़ने से रिएक्शन कहां जा रही है, बैकवर्ड, मतलब केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, क्योंकि बैकवर्ड जाने का मतलब क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, आपकी कम हो जाएगी। तो आई होप सभी के कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हैं। अब ली चैटलियर प्रिंसिपल बहुत आसान क्वेश्चन बनता है, इससे बहुत बेसिक है, अच्छे से समझते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, अगर आपका एक इक्विलिब्रियम आपका स्टेबलिश, अगर आपका क्या है, किसी केमिकल इक्वेशन में आपका इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो रखा है, तो अगर आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हो, डिस्टर्ब कैसे कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, कोई कंपाउंड डाल दिया, इनर्ट गैस डाल दिया आपने, है ना, वहां पे ऐड कर दी, तो उसकी वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, तो आपका क्या होगा, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसको रिगेन करेगा बाय शिफ्टिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन और मे बी बैकवर्ड डायरेक्शन, है ना। ये समझ में आया। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन डेड डायरेक्शन, जहां पे वो क्या कर पाए, मिनिमाइज कर पाए इफेक्ट ऑफ चेंज को। जैसे फॉर एग्जांपल आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, उस टेम्परेचर को कम करना चाहेगा। जैसे आपने क्या किया, मोल्स बढ़ा दिए रिएक्टेंट के, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, सिस्टम क्या चाहेगा, उनको कम करना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, केसी की वैल्यू क्या होती है बेटा, कांस्टेंट होती है। समझ में आया, कितना समझ में आया। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कर रहा है, अगर आप कुछ ऐड कर रहे हो, जो भी आप चेंजेस कर रहे हो उसको क्या करना है, अपोज करना है। इनसे सिंपल सा है, अगर आप कुछ भी चेंजेस कर रहे हो, केमिकल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो उसको क्या करना है, अपोज करना है। अब यहां पे देखो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, जैसे मैंने बोला आर से क्या बन रहा है, आपका पी बन रहा है, मान लो आर से क्या बन रहा है, पी बन रहा है ना। और इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो अगर मैंने बोला, मैंने कंसंट्रेशन, या आप बोल सकते हो अमाउंट भी बोल सकते हो ना, अमाउंट से ही कंसंट्रेशन आता है। तो अगर मैंने कंसंट्रेशन किसकी बढ़ाई, रिएक्टेंट की बढ़ाई, किसकी बढ़ाई, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैंने बढ़ाई, तो क्या होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो आपको क्या दिखेगा बेटा, देखो क्यूपी का जो एक्सप्रेशन होता है, क्यूपी क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मैंने रिएक्टेंट को ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ये वैल्यू बढ़ने से क्या होगा, पहले तो क्यू किसके बराबर था, केसी के बराबर था, अब ये वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। अब वैल्यू कम होगी तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी, जिससे कि रिएक्शन कहां पे आ जाए, फिर से सिस्टम कहां पे आ जाए, इक्विलिब्रियम पे आ जाए। क्योंकि आपने क्या किया, रिएक्टेंट को ऐड किया है, तो हमें क्या करना है, रिएक्टेंट को बेटा ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या करता है, अपोज करता है। तो अगर मैंने रिएक्टेंट को ऐड किया है, समझो, तो क्या होगा, रिएक्टेंट को कंज्यूम करना चाहता है। कंज्यूम कैसे होगा, रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड में जाएगी। कहां जाएगी, फॉरवर्ड में जाएगी। ऐसे ही मैंने बोला प्रोडक्ट मैंने ऐड कर दिया, तो सिस्टम क्या चाहेगा, प्रोडक्ट को क्या करना है, कम करना है। कम कैसे करोगे, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड में जाएगी। सिंपल है ना। ये बी सिंबल यूज कर लेते हैं यहां पे, है ना। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब देखो अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, देखो प्रेशर और वॉल्यूम का सिमिलर तरीके से जाता है ना। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, इस तरीके से सिमिलर तरीके से जाता है। अगर मैंने बोला प्रेशर ज्यादा है तो आपका सिस्टम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अगर मैंने बोला मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया तो उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वेयर प्रेशर क्या हो, कम हो। अब प्रेशर कम कब होगा, जब मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट क्या होंगे, कम होंगे, लेस होंगे, लेसर होंगे। जैसे एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। जैसे मैंने बोला N2 प्लस 3H2 से क्या बन रहा है, 2NH3 बन रहा है। क्या बन रहा है, मान लो आपका 2NH3 बन रहा है। अब देखो यहाँ पे सिस्टम आपका मान लो इक्विलिब्रियम पे है, सिस्टम कहां पे, इक्विलिब्रियम पे। अब मैंने क्या किया, प्रेशर बढ़ा दिया। अब प्रेशर बढ़ने का मतलब क्या, ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, हमें क्या करना है, इसको अपोज करना है। क्या करना है बेटा, अपोज करना है।
अपोज करने का मतलब क्या करना है, प्रेशर को रिड्यूस करना है अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। अब प्रेशर को कम कैसे करोगे, आप फॉरवर्ड जाओगे बैकवर्ड जाओगे, तो अगर आप देख रहे हो फॉरवर्ड अगर आप जा रहे हो, प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हो, कितने मोल्स हैं गैस के, 2 मोल, बैकवर्ड जा रहे हो कितने मोल हैं गैस के, 4 मोल। तो जहां पे गैस की ज्यादा मोल होंगे वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा ना। तो समझो यहाँ पे अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया है तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है, प्रेशर को क्या करना है बेटा, आपको रिड्यूस करना है। तो प्रेशर कम कहां पे होगा, जहां गैस की मोल्स क्या होंगे, कम होंगे, तो रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड, है ना। तो ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, आपको रिएक्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा। अगर आपने प्रेशर बढ़ाया है रिएक्शन वहां जाएगी, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट क्या होंगे, गैसियस मोल्स क्या होंगे बेटा, कम होंगे। समझ में आया। अब आते हैं इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैस एडिशन, ठीक है, इनर्ट गैस एडिशन। अब समझो यहाँ पे, अब हम क्या कर रहे हैं, एक बार कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं, एक बार क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। अब देखो आपकी जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन क्या होती है आपकी, कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, मोल्स तो आपके रहते हैं कांस्टेंट इक्विलिब्रियम पे, मोल्स क्या रहते हैं, मोल्स तो सेम ही रहेंगे। तो यहां पे क्या हो गया बेटा, कंसंट्रेशन क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो इसका मतलब क्या है, नो इफेक्ट। तो यहां पे क्या पड़ेगा, केसी को नो इफेक्ट रहेगा, क्योंकि कंस्टेंट कहने का मतलब क्या, वॉल्यूम अगर आपने कांस्टेंट ले लिया, वॉल्यूम कांस्टेंट लेने का मतलब क्या, कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, तो वहां पे कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, इक्विलिब्रियम क्या रहेगा बेटा आपका, सेम रहेगा, ठीक है, हाँ, मतलब शिफ्ट नहीं होगा। अगर आप बात कर रहे हैं कांस्टेंट प्रेशर की, है ना, कांस्टेंट प्रेशर की बात है, तो यहाँ पे एग्जांपल से बताता हूं मैं। मान लो मेरा सिस्टम है, ये मेरा कंटेनर है, यहाँ पे मेरे पास कोई सिस्टम है, मान लो ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, मान लो ए से क्या बन रहा है, बी बन रहा है, और रिएक्शन को कर रहा हूं मान लो मैं 10 एटीएम, कितने पे कर रहा हूं, 10 एटीएम पे। अब हमने क्या कर दिया, इस रिएक्शन में मैंने क्या ऐड किया, रिवर्सिबल रिएक्शन है, मैंने क्या ऐड किया, मान लो हीलियम ऐड किया, क्या ऐड किया, मान लो हीलियम ऐड किया। हीलियम क्या है, इनर्ट गैस है, तो रिएक्शन को तो लाइक रिएक्शन के पाथवे को तो चेंज करेगी नहीं, कहने का मतलब है कुछ नया प्रोडक्ट तो बनेगा नहीं क्योंकि वो इनर्ट है। तो अगर मैंने हीलियम के कुछ मोल्स ऐड किए तो अब यहां हो क्या रहा है समझो, तो ए से बी जो रिएक्शन चल रही थी, अब मैंने हीलियम ऐड किया तो ऑब्वियसली बात है हीलियम के कुछ गैस के पार्टिकल्स भी होंगे। अब समझो यहां पे पहले टोटल प्रेशर कितना था, 10 एटीएम। अब देखो यहां पे अभी मैंने क्या बोला, कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर बोलने का मतलब क्या, यहां पे भी प्रेशर कितना है, 10 एटीएम। तो आपने क्या किया, इनर्ट गैस को ऐड किया लेकिन प्रेशर को क्या रखा, टोटल प्रेशर को क्या रखा, कांस्टेंट रखा। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब केवल ए और बी थे तो टोटल प्रेशर कितना था, 10 एटीएम। अब यहां पे क्या आ गया, हीलियम भी आ गया, अब उसका भी कुछ प्रेशर होगा ना, तो ऑब्वियस सी बात है इसका कुछ प्रेशर आएगा। मान लो मैंने बोल दिया पीडेस, तो इसकी वैल्यू जो पहले 10 आ रही थी वो क्या आएगी, 10 माइनस पीडेस। तो मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, आपका प्रेशर क्या हो गया बेटा, लेस देन 10 हो गया। तो कौन सा केस बन गया आपका, जब प्रेशर क्या हो रहा है बेटा आपका, रिड्यूस हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है। तो प्रेशर कम हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर आपको क्या करना है, क्या करना है, ली-चैटलियर के हिसाब से प्रेशर को क्या करना है बेटा, आपको इंक्रीज करना है। इंक्रीज कैसे करोगे, वहां पे जाओ जहां पे नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ज्यादा है, ठीक है। इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था, एंडोथर्मिक और आपका क्या था बेटा, एक्सोथर्मिक। तो यहां पे अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, फॉरवर्ड जाएगी। एक्सोथर्मिक क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे रिएक्शन कहां जाएगी आपकी, बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना, इसमें एग्जांपल से करेंगे। अब यहां पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय हेवर्स प्रोसेस। अब इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। तो अमोनिया को क्या बना रहे हैं, हेवर्स प्रोसेस से बना रहे हैं। अमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फार्मास्यूटिकल में यूज होता है, N2+3H2, फर्टिलाइजर की तरह यूज करते हैं। क्या बन रहा है, 2NH3 बन रहा है। और इस रिएक्शन की जो एंथैल्पी होती है वो क्या होती है बेटा, नेगेटिव होती है ना। तो क्वेश्चन में दे रखी होगी इन्फॉर्मेशन, अदरवाइज आप बता नहीं सकते रिएक्शन को देख के, ठीक है। आप समझे यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ केसेस ले रहा हूं मैं। पहला केस क्या है, मान लो मैंने N2 की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। दूसरा केस क्या करा मैंने, H2 की कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, कम कर दिया। थर्ड केस ले लिया मैंने, अमोनिया है उसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया मैंने, बढ़ा दिया। फोर्थ केस ले लिया मैंने क्या किया, वॉल्यूम को इंक्रीज किया। फिफ्थ केस क्या लिया मैंने, प्रेशर को डिक्रीज किया। सिक्स्थ केस ले लिया हमने, टेम्परेचर को मान लो इंक्रीज किया। सेवंथ केस ले लिया हमने, इनर्ट गैस को आपने ऐड किया, इनर्ट गैस को ऐड किया एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना। तो ये मान लो मेरे केसेस हैं। इसको हम क्या करते हैं, एक एक करके स्टडी करते हैं। अब समझो यहाँ पे, तो सिस्टम मेरा इक्विलिब्रियम पे, अगर मैं N2 के मोल्स बढ़ाऊंगा तो सिस्टम क्या चाहता है, उसको अपोज करना, मतलब N2 के मोल्स को कम करना है। कम कैसे करोगे, रिएक्शन कहां जाएगी बेटा,
फॉरवर्ड में। ऐसे यहाँ पे H2 जो है वो क्या रिएक्टेंट है, उसकी कंसंट्रेशन कम कर दी मैंने, तो सिस्टम क्या चाहेगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़े, तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। ऐसे यहाँ पे देखो अमोनिया क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो वो क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा, कम कैसे होगी, बैकवर्ड जाएगी। सिंपल है ये ना, आसान है। ऐसे यहाँ पे देखो वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम का मैंने आपको कुछ बताया नहीं, मैंने क्या बोला, वॉल्यूम को प्रेशर से करो। वॉल्यूम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्या होगा बेटा आपका, कम होगा। तो प्रेशर कम हो रहा है तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रेशर को क्या करना है, बढ़ाना है। अब प्रेशर को कैसे बढ़ाओगे आप, वहां जाओ जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या है बेटा, ज्यादा है। देखो कहां पे गैसियस मोल्स ज्यादा है, इधर कितना, एक या दो, और एक, ये टोटल 4 होगा, यहां कितने, 2, तो ज्यादा कहां पे है बेटा आपके, बैकवर्ड है ना। रिएक्शन कहां जाएगी, रिएक्शन जाएगी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में। प्रेशर को मान लो आपने कम किया, ये तो भैया सेम केस हो गया ना, प्रेशर को कम किया तो कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। अब मान लो आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, अब टेम्परेचर के लिए आपको लाइक टाइप ऑफ रिएक्शन पता होना चाहिए, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। तो यहां पे क्या दिख रहा है, एंड आपका क्या है, एक्सोथर्मिक है ना, इसका मतलब क्या, हीट निकल रही है। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट की वैल्यू बढ़ेगी, हीट की वैल्यू बढ़ेगी तो अमोनिया क्या करेगी, उससे रिएक्ट करेगी, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, है ना। ऐसे इनर्ट गैस है कांस्टेंट प्रेशर, तो हमने बोला था जब कांस्टेंट प्रेशर पे आप क्या कर रहे हो, कोई इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो, तो जो रिएक्शन है उसका टोटल प्रेशर क्या होगा, मान लो पहले 10 था या मान लो पहले 20 था, उससे कम हो गया होगा। तो कौन सा केस बन गया, ये प्रेशर कम वाला केस बन गया। तो प्रेशर कम होता है, रिएक्शन कहां जाती है, जब प्रेशर कम होता है तो यहां पे क्या बन गया, कौन सा केस बन गया, ये लेस प्रेशर वाला केस बन गया। तो उसको क्या करना है, हमें बढ़ाना है। प्रेशर को बढ़ाओगे यहाँ पे रिएक्शन कहां जाएगी, जहां नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे, रिएक्शन कहां जाएगी बेटा, बैकवर्ड, है ना। समझ में आ गया। ये हमारे केसेस हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि हमें क्या करना है, इसकी यील्ड को क्या करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं यहाँ पे कि हमें करना क्या है, यहाँ पे लाइक हमें क्या करना है, अमोनिया की यील्ड को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, अमोनिया की यील्ड है उसको क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है बेटा, मैक्सिमाइज करना है। अब मैक्सिमाइज कैसे करोगे, तो जनरली 2 फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर, है ना। रिएक्टेंट भी रहता है, रिएक्टेंट नहीं, लेकिन मेनली आपका रहता है टेम्परेचर और प्रेशर। अब समझो यहाँ पे टेम्परेचर हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपने टेम्परेचर हाई लिया तो टेम्परेचर हाई पे क्या होगा, हीट बढ़ेगी, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड। तो हमें कहने का मतलब है टेम्परेचर थोड़ा लो चाहिए। अब देखो ज्यादा लो लोगे तो दिक्कत है, क्योंकि फिर कंबाइन नहीं करेंगे, है ना। तो हमें टेम्परेचर क्या चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर। लो टेम्परेचर एक्चुअली लो बोल सकते हैं, लेकिन लो में क्या होगा, थोड़ा मॉडरेट होगा, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। या आप लो भी बोल सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब प्रेशर में क्या बोला हमने, तो हमें क्या करना है, अमोनिया की यील्ड को मैक्सिमाइज करना, मतलब रिएक्शन कहां जानी चाहिए, फॉरवर्ड जानी चाहिए। अब फॉरवर्ड कैसे जाएगी, तो अगर मैंने देखो देखो प्रेशर को मुझे क्या करना है, समझो मान लो मुझे प्रेशर बढ़ा दिया मैंने, मान लो समझो प्रेशर क्या कर दिया, बढ़ा दिया मैंने। प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, ली चटली के हिसाब से प्रेशर को क्या करना है, कम करना है। प्रेशर कम कैसे करोगे, कहां जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा आपके, कम है। तो अगर मैं प्रेशर को बढ़ा रहा हूं समझो, तो टेम्परेचर क्या हो गया, लो हो गया। प्रेशर को मैंने बढ़ाया या हाई प्रेशर बोल दिया मैंने, तो हाई प्रेशर का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम क्या करेगा, उसे अपोज करेगा, सिस्टम क्या करेगा, उसे अपोज करेगा। तो प्रेशर को क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा। कम कैसे करेगा, जहां नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होंगे बेटा, कम होंगे। कहां पे कम है, फॉरवर्ड में। रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड, है ना, क्योंकि अमोनिया क्या करना है आपको मिक्सर। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए या मॉडरेट होना चाहिए। प्रेशर क्या होना चाहिए बेटा, हाई होना चाहिए। यील्ड क्या हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम हो जाएगी। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ SO3 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में क्या होता है, SO2 और O2 कंबाइन करके क्या बनाते हैं, SO3 बनाते हैं। अब ये रिएक्शन भी कैसी है आपकी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहां पे भी अगर आपसे बोलता है ना, यील्ड को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, यील्ड को मैक्सिमाइज करना है। तो करो यहां पे क्या केस, क्या आएगा बताओ आंसर, सोचो यहां पे क्या आएगा आंसर। टेम्परेचर और प्रेशर में क्या आएगा, टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए। देखो हीट दे रखी है नेगेटिव, मतलब एक्सोथर्मिक है, तो एक्सोथर्मिक पता है आपको, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हीट बढ़ेगी, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, हीट को कम करने के लिए। अब आते हैं प्रेशर पे। मान लो आपको नहीं पता कि बढ़ेगा कम होगा, तो आपने मान लिया मैंने प्रेशर बढ़ेगा, मान लो मैंने हाई प्रेशर ले लिया। तो हाई प्रेशर का मतलब क्या है, ली चैटलियर के हिसाब से क्या होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। तो प्रेशर कम कहां पे आएगा, डायरेक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। हमें क्या चाहिए, हमें यील्ड को मैक्सिमाइज करना है ना, तो प्रेशर क्या चाहिए हमें, मतलब कहने का मतलब है, तो हमें लाइक मोल्स हमारे कहां पे ज्यादा आ रहे हैं, रिएक्टेंट में ज्यादा आ रहे हैं, प्रोडक्ट में कम आ रहे हैं। तो प्रेशर कम चाहिए, इसका मतलब क्या, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। यील्ड क्या होगी मेरी, मैक्सिमाइज हो गई। यील्ड क्या होगी मेरी, मैक्सिमाइज होगी। तो टेम्परेचर को क्या चाहिए मुझे, टेम्परेचर कम लेना है, जिससे रिएक्शन कहां रहे, फॉरवर्ड में रहे। और प्रेशर क्या लेना है बेटा, मुझे हाई लेना है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
अब एप्लीकेशंस हैं ली चैटली प्रिंसिपल की, वही एप्लीकेशन जो हमने बात करी, लाइक अगर आप टेम्परेचर चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम चेंज कर रहे हो ना, वही चीज़ हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम पे। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच रहती है। अगर हमें लाइक इक्विलिब्रियम के बारे में बताना है कि लाइक कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है कि बैकवर्ड आ रहा है ना, रिगेन करने के लिए, तो फॉर्मेशन ऑफ डायमंड की बात करते हैं। तो हमें क्या पता है, कार्बन ग्रेफाइट से क्या बन रहा है आपका, कार्बन डायमंड बन रहा है। बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमें तो आंसर याद ही है ना। अब देखो डेंसिटी किसी याद होती है, आपको याद होगा डेंसिटी किसी याद होती है, डेंसिटी ऑफ डायमंड ज्यादा होती है डेंसिटी ऑफ लाइक ग्रेफाइट। और डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो ऑब्वियस सी बात है डायमंड का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ सही है, इसका वॉल्यूम कम होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे यहाँ पे मैंने क्या बोला बेटा, डेंसिटी किसकी रखी, डायमंड की डेंसिटी ज्यादा होती है, हमें पता भी होता है। डेंसिटी ज्यादा होने का मतलब क्या, वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम क्या ज्यादा है। तो इसका वॉल्यूम अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका वॉल्यूम ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्या होगा बेटा, कम होगा। ये तो प्रेशर के बारे में समझ में आ गया। अगर मुझे क्या करना है, मान लो डायमंड के फॉर्मेशन को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना, मान लो मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो दिख रहा है आपको क्या आ रहा है यहाँ पे, प्रेशर को क्या आ रहा है, प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। अब यहाँ पे अपोजिट मत करना बेटा, फिजिकल इक्विलिब्रियम में थोड़ा डिफरेंट तरीके से हम अप्रोच करते हैं। तो यहाँ पे वो केमिकल में आप अपोज करना, यहाँ पे अपोज नहीं करना है ना। तो आप वॉल्यूम में ले आओ, वॉल्यूम के रिस्पॉन्डिंग का प्रेशर ले आओ, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या दिख रहा है, प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, होना भी चाहिए एक्चुअली, है ना। तो प्रेशर क्या चाहिए आपको, हाई चाहिए। अब आते हैं टेम्परेचर पे। अब देखो ग्रेफाइट क्या, आपने पढ़ा हुआ थर्मोडायनेमिक्स में, जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्रेफाइट क्या होता है, आपको जीरो लेते हैं, हम क्या मानते हैं, जीरो मानते हैं। जबकि डायमंड का कितना आता है बेटा, थोड़ी पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो इसका मतलब क्या है, आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ हीट देनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, हीट आपको देनी पड़ेगी, या आप बोल सकते हो यहाँ पे आप हीट क्या कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो। कैसी रिएक्शन है बेटा, ये एंडोथर्मिक है। कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। तो मुझे डायमंड के फॉर्मेशन को मुझे फास्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, फास्ट मतलब ऐसा नहीं कि आप ये एक दिन में कर दिए, 2 दिन में कर दिए, सालों लगते हैं, है ना, बहुत सारे साल लगते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, तो प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया, और आपकी रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, है ना। तो टेम्परेचर भी क्या होना, ज्यादा होना चाहिए। अब मेल्टिंग ऑफ आइस पे आते हैं। तो आइस हमारा कहाँ पे है, मान लो 0 डिग्री पे है, मतलब आप बोल सकते हो आइस ही है, मतलब क्या बनेगा, वाटर बनेगा, ये भी बनेगा 0 डिग्री पे, लेकिन ये क्या बनेगा आपका, लिक्विड बनेगा, तभी स्टेट चेंज होगी ना, इक्विलिब्रियम पे स्टेट चेंज होगी। एक चीज समझना, यहाँ पे डेल्टा जी क्या होगा, 0 होगा, बताया था मैंने, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ पे समझो किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है, किसका वॉल्यूम ज्यादा होता है बेटा, आइस क्या करती है आपकी क्या करती है, फ्लोट करती है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कम रहेगा। तो वॉल्यूम ज्यादा होने का मतलब क्या है, प्रेशर कम है। वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है, प्रेशर ज्यादा है। तो अगर मुझे मेल्टिंग ऑफ आइस के प्रोसेस को मुझे फास्ट करना है, समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, अगर मुझे मेल्टिंग के प्रोसेस को क्या करना है बेटा, फास्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, आप प्रेशर को बढ़ा दो, तो मेल्टिंग क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। एक और रूल टेम्परेचर का, ऑब्वियसली बात है, आपको आइस से जब वाटर जा रहे हैं, लिक्विड जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपको हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी ना, हीट आपको देनी पड़ेगी, हीट क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। तो कैसा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड। हमें क्या करना है, मेल्टिंग को फास्ट करना है, तो आपको क्या हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे। तो ऐसा नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्टली भी बता सकते हो, लेकिन कई सारे क्वेश्चन में अगर आप डायरेक्ट बताओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे वाटर के बारे में सबको पता है, डायमंड के बारे में ऑलमोस्ट सबको पता है कि किस तरीके से चेंजेस होते हैं, है ना। तो समझ में आ गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, है ना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन, आपको क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम पर आप दे रखा है बेटा, है ना। क्या पूछ रहा है हमसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी पूछा। तो इक्वेशन लिख लिया आपने, ए से क्या बन रहा है आपका, ए से क्या बन रहा है हमारा, ए से हमारा बन रहा है ए से क्या बन रहा है हमारा, ए से बन रहा है हमारा 2b, क्या बन रहा है बेटा, 2b बन रहा है। तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, केसी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए। और बताया मैंने आपको केसी कब लेते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम पे लेते हैं। देखो क्या वैल्यू आ रही है, तो यहां पे लिख रहा है आपको लाइन कांस्टेंट हो गई, यहां पे भी लाइन क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो वैल्यू कितनी आ रही है बी की, 0.4, तो 0.4 का स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.1। सॉल्व करो इसको, 0.16 अपॉन 0.1 कितनी आ रही है, आपका आ रहा है 1.6। ठीक है, आ गई बेटा केसी की वैल्यू आ गई। अब इन्होंने पूछा क्या है कि केसी की वैल्यू 1 से बड़ी है, हाँ, तो आंसर क्या आ गया, केसी की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो ग्राफ से हमें क्या पता लगा, हमें इक्विलिब्रियम पे कंसंट्रेशन पता लगा। हमें कैसे पता लगा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, क्योंकि कंसंट्रेशन क्या हो गई बेटा, आपकी कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया है, तो वही वैल्यूज लेनी है, बीच वाली वैल्यूज नहीं लेनी है, ठीक है। यहां पे आओ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन टर्म्स ऑफ केपी एंड टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर, है ना। तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम लाइक हमें क्या करना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर
के हिसाब से जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको समझते हैं, हाँ, तो कैसे करना है यहाँ पे। तो N2O4 से क्या बन रहा है आपका, N2O4 से क्या बन रहा है आपका बन रहा है 2NO2, है ना। अब देखो एक चीज समझो, जो आपका पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है बेटा, मोल्स पे डिपेंड करता है। तो आपका जो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल्स पे डिपेंड करता है। तो जिस तरीके से मोल्स चेंज होने वाले हैं, उसी तरीके से क्या होने वाला है बेटा, गैसेस के केसेस में पार्शियल प्रेशर क्या होने वाला है, चेंज होने से। स्टोइकियोमीटर यूज करते हैं ना, वैसे ही मोल्स को आप यूज कर सकते हो, ठीक है, उसी तरीके से, ठीक है, गैसेस के लिए, ठीक है, गैसेस के लिए। तो यहां पे समझो क्या दे रखा है हमें, डिग्री ऑफ डिसीजन दे रखा है और बता रखा है। तो हमने स्टार्ट किया, मान लो स्टार्टिंग में एट टी इक्वल टू 0 कितने मोल थे इसके, ए मोल थे। देखो अभी बताऊंगा मैं, ए लेने की जरूरत नहीं, आप 1 से भी आपका आंसर आएगा, लेकिन अभी स्टार्ट करता हूं मैं। तो ए मोल थे, डिग्री ऑफ डिसीजन कितना है इसका बेटा, अल्फा। तो अगर अल्फा क्या है इसका, डिग्री ऑफ डिसीजन है, तो आप क्या बोलोगे, कितना टूटेगा बेटा, ए का अल्फा टूटेगा। ए माइनस अल्फा मत, अगर आपने कर दिया ना ए माइनस अल्फा तो गलत हो जाएगा। ए माइनस ए अल्फा आएगा, डिग्री ऑफ डिसीजन क्या होता है बेटा, जितना भी आपका अमाउंट है उस टोटल का क्या लेते हो आप, परसेंटेज लेते हो। तो अमाउंट कितना है ए, तो उसका परसेंटेज लोगे तो क्या आएगा, ए अल्फा आएगा, या इसको ऐसे ही बोल देते हैं ए इंटू 1 माइनस अल्फा। अब देखो ए अल्फा कम हुआ है, तो 1 से कितना बन रहा है, 2 बन रहा है, मोल कंसेप्ट। तो ए अल्फा से कितना बनेगा, ए अल्फा जो कंज्यूम हुआ है तो कितना बनेगा, 2 ए अल्फा बनेगा, कितना बनेगा, 2 ए अल्फा। समझ में आया, कितना बनेगा, 2 ए अल्फा बनेगा। अब देखो ये तो क्या हो गया, किसी इक्विलिब्रियम के टाइम पे क्या हो गया, आपको मोल्स पता लग गए। तो मैं निकाल सकता हूं टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, आप ऐड करो, ए इंटू 1 प्लस अल्फा। अब समझे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। तो यहाँ पे आप क्या करो, मोल फ्रैक्शन निकालो सबका। तो ए इंटू 1 माइनस अल्फा, इसके मोल्स हैं अपॉन टोटल मोल्स कितने आ गए, ए इंटू 1 प्लस अल्फा। ऐसे ही कितना आ गया, 2 ए अल्फा अपॉन टोटल मोल्स कितने आ गए, ए इंटू 1 प्लस अल्फा। तो देखो आपको क्या हो गया, ए से ए कट गया तो कितना मिला, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा। ऐसे यहां पे कितना मिला, 2 अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा, दिख रहा है आपको। तो ये क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। अब देखो टोटल प्रेशर जो होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू पार्शियल प्रेशर जो होता है, समझो जो पार्शियल प्रेशर होता है ना, पार्शियल प्रेशर किसी गैस का, वो होता है मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को क्या मान लिया मैंने, पी इक्वल टू क्या है आपका टोटल प्रेशर है, आई थिंक मेंशन भी कर रखा है, पी क्या है आपका टोटल प्रेशर है। तो मैंने पी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या आ गया बेटा, पार्शियल प्रेशर आ गया। ये क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2। ये क्या आ गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। अब यूज करो केपी का एक्सप्रेशन निकालो, केपी क्या होता है, केपी होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। प्लेस करो वैल्यूज, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 कितना दे रखा है, तो स्क्वायर करो उसका, तो आ जाएगा 4 अल्फा स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर N2O4 क्या है आपका, 1 माइनस अल्फा इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो आपको दिख रहा है देखो, 1 प्लस अल्फा से 1 प्लस अल्फा कट रहा है और पी से पी कट रहा है। तो एक्सप्रेशन क्या बना, के पी इजकल टू क्या बना, के पी इजकल टू 4 अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर को पी से पी कट गया तो ये पी बचा, क्या बचा, पी बचा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है इन्होंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, है ना। तो डिग्री ऑफ क्या होता है आपका, अल्फा होता है। डिग्री ऑफ क्या होता है बेटा, आपका अल्फा होता है। तो सॉल्व करो इसको, यहाँ पे भी, यहाँ पे जब ये नीचे आएगा ना तो मल्टीप्लाई होगा, सॉरी है ना, मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा। सॉल्व करो इसको, तो आएगा के पी माइनस के पी इंटू अल्फा स्क्वायर इजकल टू 4 अल्फा स्क्वायर पी। यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं इसको थोड़ा सा बॉक्स में, तो उसको उधर ले गया मैंने, कॉमन लिया अल्फा स्क्वायर, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है पी प्लस 4p, कितना सॉरी, ये आ रहा है आपका अल्फा कॉमन लिया 4p प्लस ये आपका आया kp इजिकल टू आया आपका kp। तो अल्फा कितना आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ kp अपॉन kp प्लस 4k, kp प्लस 4p, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कहाँ पे आया, kp अपॉन kp प्लस 4p बेटा, ये आया आंसर आपका, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है हल्का सा, सिंपलीफाई कैसे कर सकते हो, एक को 1 मान लो, देखिए देखो मोल्स इंडियन मोल्स से मोल्स कटने वाले हैं, तो आप 1 मान के अज्यूम कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, तो क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, अप्रोच करो, है ना। क्या पूछा है उन्होंने, यहाँ पे भी उन्होंने अल्फा ही पूछा है, लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, एडिशनल कंडीशन दे दी, अल्फा क्या है 1 से बहुत छोटा है।
अब यहां पे आप सॉल्व करो, ट्राई करो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो PCl5 से क्या बन रहा है, PCl3 प्लस Cl2 बन रहा है। तो मान लो इसके मोल्स स्टार्टिंग में 1 थे, मान लो इसके मोल्स कितने थे स्टार्टिंग में 1, और इसका डिग्री ऑफ डिसीजन क्या है बेटा, अल्फा है। तो कितना टूटेगा, 1 का अल्फा कितना होता है, अल्फा ही होगा। 1 का अल्फा कितना होता है, 1 इंटू अल्फा, अल्फा ही होता है। तो देखो अल्फा जब ब्रेक हुआ है तो एक से कितना बन रहा है, एक और एक, तो कितना कितना ब्रेक हो रहा है, अल्फा ब्रेक होता है, अल्फा से कितना बनेगा, अल्फा और अल्फा। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके मोल्स हो गए एट इक्विलिब्रियम। तो टोटल मोल्स कितने हो गए आपके, टोटल मोल्स ऐड करो, 1 प्लस अल्फा, क्योंकि अल्फा से अल्फा कट जाएगा। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा। ऐसे यहाँ पे 1 माइनस अल्फा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा कितना आएगा, अल्फा अपॉन, सॉरी कर दिया, मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, अल्फा अपॉन, क्योंकि इसके मोल्स कितने हैं अल्फा ना, तो अल्फा अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, सॉरी। यहाँ पे क्या है, टोटल इसके मोल्स कितने हैं, Cl2 के मोल्स अल्फा है और टोटल मोल्स कितने हैं 1 प्लस अल्फा। ये तो आया मोल फ्रैक्शन, हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर किसी भी गैस का। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, 1 माइनस अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी मान लिया, स्मॉल पी मान लिया मैंने। ये क्या होगा, अल्फा अपॉन 1 प्लस अल्फा इंटू पी। ऐसे यहां पे इसका क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 1 प्लस अल्फा इंटू पी। अब हमें क्या निकालना है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है यूजिंग पी। अब कौन सा फॉर्मूला रिलेट कर सकता है, वो आपको फॉर्मूला है केपी का। केपी क्या होता है, केपी में आता है ना पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 डिवाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सॉल्व करो इसको, वैल्यू प्लेस करी मैंने, तो देखो दोनों वैल्यू सेम है, Cl2 और Cl3 की, PCl3 की। तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर अपॉन PCl5 की वैल्यू प्लेस करो, तो ये आएगा आपका 1 माइनस अल्फा इंटू पी अपॉन 1 प्लस अल्फा। तो सेम जैसे वहां पे डिवाइड लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, ये कैंसिल हो गया, पी से पी कैंसिल हो गया। तो एक्सप्रेशन क्या बना, के पी इक्वल टू बना आपका अल्फा स्क्वायर, देखो 1 माइनस अल्फा ऊपर से आ रहा है 1 प्लस अल्फा, कितना होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, और एक और बच रहा है आपका पी बच रहा है। अब उन्होंने क्या बोला, अल्फा क्या है बेटा, लेस देन 1, इसका मतलब क्या, अल्फा स्क्वायर क्या होगा, टेंड्स टू 0। तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर क्या बन गया बेटा, आपका 1 बन गया। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, के पी इक्वल टू क्या बन गया आपका, के पी इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू पी अप्रोक्सीमेटली। तो अल्फा क्या आ गया, तो आपको दिख रहा है केपी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, केपी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, केपी क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। तो अल्फा क्या आ गया आपका, तो अल्फा आ गया आपका, तो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर माइनस हाफ, या आप बोल सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ पी, है ना। ये आप सॉल्व कर सकते हो, बस सॉल्व करना है, मैथ है यहाँ पे, ठीक है, बेसिक थोड़ी सी। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पी की पावर 1/2 डिवाइड में ना, तो ये आंसर है। तो आपका आंसर क्या हो गया बेटा, बी हो गया। यहां पे आते हैं, ट्राई करो एक बार करने का। देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो 500 पे 500 केल्विन और कितना दे रखा है 700 केल्विन। केसी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 10 की पावर -10, 10 की पावर -5। अब देखो यहाँ पे 500 से 700 और, इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर बढ़ा है। और वैल्यू देखो केसी की वैल्यू क्या हुई है, केसी की वैल्यू भी क्या हो गई बेटा, बढ़ गई है। क्या हो गई, केसी की वैल्यू बढ़ गई। तो टेम्परेचर बढ़ने पे केसी की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब किस टाइप की रिएक्शन है, दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन है बेटा, ठीक है। फास्ट और स्लो के बारे में बता नहीं सकते, वो कहां पे बताते हैं हम, केमिकल काइनेटिक्स में बताते हैं, है ना। यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं, लाइक इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। या बता पाओगे कि लाइक गिवन इन्फॉर्मेशन से एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो खुद से, ये क्वेश्चन ये मैंने क्लास में तो बताया नहीं, लेकिन आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन क्या है। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स में आती है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बोलती क्या है कि डेल्टा जो आपका जी है वो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, ये कैपिटल के लिख सकते हो आप, है ना। तो इक्विलिब्रियम की बात, उन्होंने क्या बात करी है, इक्विलिब्रियम की बात करी है ना, क्या बोला उन्होंने, इक्विलिब्रियम बोला है ना। तो आप इसको क्यू बोल सकते हो, अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे आप बात करो तो ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इक्विलिब्रियम बोला, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है बेटा, 0। तो 0 इक्वल टू क्या बना, डेल्टा जी नॉट, और ये स्टैंडर्ड एंट्रोपी होती है। और ये क्या बन गया आपका, जो क्यू था वो क्या बन गया, वो के सी बन गया। तो एक्सप्रेशन क्या बन गया, डेल्टा जी नॉट इक्वल टू
ये माइनस का डेल्टा जी नॉट इक्वल टू आर टी एल एन के सी, है ना। देखो कौन सा एक्सप्रेशन मैच हो रहा है, डेल्टा जी नॉट आना चाहिए और आर टी एल एन के सी आना चाहिए। पहला वाला एक्सप्रेशन आ रहा है, ठीक है। एक तो तबीयत थोड़ी खराब हो रखी है ना, वायरल हो रखा है, सबको पूरी टीम को बेटा वायरल हो रखा है, तो लाइक एनर्जी बहुत कम कम हो रही है, ठीक है। हाँ, तो आई होप सो सब लोग रिकवर कर रहे हैं बेटर तरीके से। तो आपकी क्लासेस जो आपके जो लेक्चर्स थोड़े मिस हुए हैं, है ना, तो हम लोग ट्राई करेंगे ऐसा ना हो, है ना, ये सब चीज़ें। तो क्या बन रहा है आपका यहाँ पे, हाँ अच्छा ठीक है, ट्राई करो उसको, मैं रीड करता हूँ। NH4HS से क्या बन रहा है, NH3+2 रिएक्शन स्टार्टेड ओनली विद, ठीक है, ऑब्जर्व प्रेशर ऑफ एक्शन, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp, ठीक है, ट्राई कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं, देखो रिएक्शन को लिखते हैं, क्या बन रहा है, क्या दे रखा है, NH4HS, ये कंपाउंड है आपका, कोई सॉलिड कंपाउंड है, किसमें ब्रेक हो रहा है आपका, ये ब्रेक हो रहा है NH3 प्लस H2S। अब समझो यहाँ पे ये गैसेस है। अब एक चीज समझो, मैंने आपको क्या बोला था, जैसे मैंने बोला था आपको कि मोल्स जो होते हैं, जो मोल्स का रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है बेटा, प्रेशर का रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल मान लो इससे मेरे को 1 मोल ये मिला, तो 1 मोल ये मिलेगा। जब मोल्स का रेशियो सेम रहेगा, फॉर एग्जांपल मान लो 2 मिले तो यहाँ पे भी 2 मिले, मान लो यहाँ पे 2:3 मिला, तो यहाँ पे प्रेशर भी कितना मिलेगा, 2:3 में मिलेगा। तो आपका जो मोल्स का रेशियो होता है किसका रेशियो होता है बेटा, प्रेशर का रेशियो होता है। तो अगर NH4HS सॉलिड के ब्रेक होने से क्या मिल रहा है, दो गैसेस मिल रही है, दोनों के कोफिशिएंट कितने बेटा, सेम है ना। तो दोनों का प्रेशर जो आने वाला है इक्विलिब्रियम पे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो केवल NH4HS था, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये ब्रेक होगा, क्या बनेगा, अमोनिया और H2S। तो जब ये मॉलिक्यूल ब्रेक होगा तो दोनों के मोल्स क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों के मोल्स बराबर होंगे, दोनों का प्रेशर क्या होगा बेटा, बराबर होगा। समझ में आया, दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेटा, बराबर होगा। तो अगर मैं टोटल प्रेशर निकालूं इक्विलिब्रियम पे, टोटल प्रेशर अगर निकाल लो इक्विलिब्रियम पे, उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 1.2 दे रखी है। और टोटल प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर ऑफ NH3 प्लस प्रेशर ऑफ H2S कितना आया, 1.2। प्लेस करो तो P प्लस P 2P हो गया, 2P इक्वल टू 1.2। P कितना आ गया बेटा आपका, P आपका आ गया 0.6। आपसे पूछा क्या, Kp पूछा, तो P आ गया, तो Kp आ गया, तो Kp क्या होता है आपका, Kp होता है कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी Kp होगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ, सॉरी Kp होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 का स्क्वायर, सॉरी NH3 की पावर 1 है ना, 1 आएगा सॉरी यहाँ, और यहाँ पे क्या आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिवाइड बाय क्या आएगा बेटा, अब देखो सॉलिड है, सॉलिड की एक्टिविटी क्या लेते हैं, 1 लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा, देखो यहाँ पे 0.6 इंटू 0.6 कितना आया, 0.36 आ गया, है ना। अगर यूनिट में जाओगे तो क्या हो जाएगी, ATM स्क्वायर, है ना। केसी की कोई यूनिट नहीं होती, केसी कैसा रहता है बेटा, यूनिटलेस रहता है, ठीक है। ऐसे ही वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप। अब यहाँ पे केसी पूछा है तो आपको पार्शियल प्रेशर लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। करते हैं, देखो यहाँ पे, अब देखो मान लो इन्होंने क्या बोला, इक्विमोलर बोल दिया, क्या बोल दिया, इक्विमोलर बोल दिया। हम मान लेते हैं 1 मोल, दोनों का कितना मोल है, 1 मोल मान लिया मैंने, कितना मान लिया, 1 मोल मान लिया। अब समझो यहाँ पे 27, तो कितना कितना कन्वर्ट हो गया, 33% कन्वर्ट, 33 का मतलब कितना होता है बेटा, 1/3 कन्वर्ट हो गया, मतलब इसका 1/3 पार्ट क्या हो गया होगा, कंज्यूम हो गया होगा। ऐसे इसका भी कितना कंज्यूम हो गया, 1/3। तो देखो 1 मोल, दोनों के 1-1 मोल से कितने बन रहा है, 1-1 मोल बन रहा है, तो 1/3 तो कन्वर्ट हुआ है, 1/3 तो ब्रेक हुआ है, 1/3 से कितना मिलेगा, 1/3 और 1/3। तो स्टार्टिंग में क्या थे, 0 थे, अगर मैं टाइम कर 0 की बात करूं तो मैंने अज्यूम कर लिया 1-1 मोल, तो इक्विलिब्रियम आया होगा, तो 1/3 से कितना बनेगा, 1/3 और 1/3, क्लियर है, कितना बनेगा, 1/3 और 1/3। अब उसने पूछा क्या, केसी पूछा है, तो वैल्यू कितनी बच गई आपकी, 2/3 और वैल्यू 2/3। ऐसे यहाँ पे वैल्यू कितनी बच गई आपकी, 1/3 और 1/3। अब एक चीज समझो यहाँ पे, एक और चीज तो मैं आपको बताना भूल गया, अभी तक क्या कर रहे हैं ना हम कई बार हमने क्या किया, केसी में क्या कर दिया, हमने सीधे मोल्स प्लेस कर दिया बेटा, है ना, समथिंग इनटू समथिंग, हमने क्या कर दिया, सीधे मोल्स प्लेस कर दिया। अब ध्यान रखना है यहाँ पे वॉल्यूम का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि आप केसी के एक्सप्रेशन लेते क्या हो, क्या मोल्स लेते हो, नहीं, हम एक्चुअल में क्या लेते हैं, कंसंट्रेशन लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, कंसंट्रेशन लेते हैं। लेकिन जब डेल्टा एनजी 0 होता है, डेल्टा एनजी जब आपका 0 होता है ना, तो आप क्वेश्चन को चाहे मोल से करो चाहे आप कंसंट्रेशन से करो, आंसर क्या आने वाला है बेटा, सेम आने वाला है, क्लियर है। क्योंकि डेल्टा एनजी 0 होगा तो वॉल्यूम वाला टर्म कैंसिल हो जाता है, तो वॉल्यूम का कोई इंपैक्ट पड़ेगा नहीं केसी की वैल्यू पे, है ना। कंसंट्रेशन चेंज हो सकती है वॉल्यूम चेंज होने से, लेकिन केसी की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, सेम आएगी। मतलब आंसर में अगर मोल लेके स्टार्ट करते हो या आप मोलरिटी लेके स्टार्ट करते हो, दोनों से सेम आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे डेल्टा एनजी 0 है तो मैं सीधे मोल से आंसर निकाल लूंगा, तो केसी क्या हो जाएगा आपका,
कंसंट्रेशन प्रोडक्ट कितनी आएगी 1/3 इंटू 1/3 डिवाइड बाय 2/3 इंटू 2/3, ठीक है, कितना आएगा आपका 1/4, ठीक है। तो यहां मैंने मोल से कर दिया डायरेक्टली, क्योंकि डेल्टा एनजी क्या है, डेल्टा एनजी आपका 0 होगा, यू गेट सेम आंसर, बाय मोल्स और मोलरिटी। ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ये भी आपका सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने अभी किया था। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, कार्बन सॉलिड की रिएक्शन जब किससे कर रहे हैं हम, CO2 से कर रहे हैं, क्या बन रहा है हमारा CO बन रहा है, और क्या बन रहा है, इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो गया। तो स्टार्टिंग में ऑब्वियस ही बात है ये 0 होगा, ये 0 होगा, और इसका प्रेशर क्या होगा, कुछ प्रेशर P होगा। मैंने बोला जैसे मोल्स वेरी करते हैं वैसे ही आपका क्या होता है बेटा, पार्शियल प्रेशर वेरी करता है, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, मोल्स पे, है ना। तो मान लो T=0 पे, ये तो सॉलिड है, सॉलिड के प्रेशर की तो हम बात ही नहीं करते, है ना। तो CO तो क्या होगा, प्रोडक्ट है तो 0 ही होगा। लेकिन जैसे जैसे इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम जब आएगा तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, C क्या करेगा, CO2 से कंबाइन करेगा, क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। उन्होंने बोल क्या रखा है, 50% ऑफ CO2 रिएक्ट। 50% का मतलब क्या है, उसके आधे मोल क्या हो गए होंगे, कंज्यूम हो गए होंगे। तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, पार्शियल प्रेशर मोल्स पे। तो आधे मोल कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, आधा प्रेशर भी तो क्या हो गया, वो कम हो गया। तो प्रेशर पहले कितना था, P, आधे मोल कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब क्या है, आधे मोल रिएक्ट कर गया, इसका मतलब क्या है, P/2 क्या हो गया, कम हो गया। तो देखो 1 से कितना मिल रहा है, 2। तो अगर P/2 प्रेशर कम हुआ है तो उसका क्या मिलेगा, डबल मिलेगा। तो P/2 इंटू 2, तो एक्चुअल में कितना मिलेगा आपको, इसका जो पार्शियल प्रेशर आएगा तो CO का कितना आएगा बेटा, P आएगा। यहाँ पे कितना आने वाला है, पार्शियल प्रेशर, तो CO2 P/2 आएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इक्विलिब्रियम प्रेशर दे रखा है, मतलब टोटल प्रेशर दे रखा है इक्विलिब्रियम पे, कितना दे रखा है, 12 दे रखा है। अब वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ CO, 12 प्लेस करो, P प्लस सॉरी P इसका है, तो P/2 प्लस P कितना आ गया 12, तो 3P/2 कितना आ गया, 3P/2 कितना आ गया 12, 3 से गया 4, तो P कितना आ गया बेटा आपका 8 आ गया। P कितना आ गया 8। अब पूछा क्या इन्होंने, Kp पूछा है। तो Kp का एक्सप्रेशन क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लेस करो वैल्यूज, P कितना आ गया 8, तो इसका पार्शियल प्रेशर कितना आ गया 8 atm, इसका कितना आ गया बेटा 4 atm। तो Kp की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO का स्क्वायर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। सी आप किसका, कार्बन का तो लोगे नहीं क्योंकि सॉलिड है, तो क्या होगा आपका, ये हो गया CO का मतलब 8 का स्क्वायर अपॉन 4, तो 64 अपॉन 4 कितना हुआ, आंसर आ गया 16, है ना। कितना आंसर आ गया बेटा, 16 इज द राइट आंसर। और क्वेश्चंस करो, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका वो रिएक्शंस वाला है कि आप ऐड करोगे सब्सट्रैक्ट करोगे, है ना। तो ऐड करने पे मल्टीप्लाई होता था, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होता, डिवाइड होता था, ठीक है। अच्छा देखो इसको कैसे करते हैं, मुझे SO2 कहाँ चाहिए, लेफ्ट साइड में, यहाँ पे कहाँ पे है, राइट साइड में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स करने का मतलब क्या बेटा, -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना। तो देखो मुझे एक बार बता रहा हूँ अच्छे से, S + O2 से क्या मिल रहा है, SO2 मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 5 × 10 की पावर 52। लेकिन मुझे SO2 कहाँ चाहिए बेटा, मुझे चाहिए SO2 कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए। तो मुझे SO2 कहाँ पे चाहिए, लेफ्ट साइड चाहिए। तो SO2 से क्या मिल रहा है आपको, S + O2। तो जब आप लेफ्ट साइड जा रहे हो तो अभी सी बात है, आप क्या कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो, अगर एनर्जी वाइज बात कर रहे हो तो आप, तो जब माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो कहाँ पे जाता है, पावर में जाता है, या मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे इसका जो KC कितना हो जाएगा, 10 की पावर 52 की पावर -1। लेकिन मुझे एक्जेक्टली ये भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 2SO2 चाहिए। तो अब मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूँगा बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 2SO2 से क्या बना, 2 सल्फर प्लस 2 तो इसका स्क्वायर करो तो कितना आया, 5 × 10 की पावर 52, स्क्वायर करो तो कितना आएगा, -2 आएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया इस वाली रिएक्शन का। ऐसे मुझे SO3 कहाँ पे चाहिए, राइट में चाहिए, कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे भी SO3 कहाँ पे है, राइट में, कोफिशिएंट 2 है। तो सेम इक्वेशन लिख लो आप, सेम लिखो इसको। तो क्या बना, 2S प्लस 3O2 से क्या बना आपका, ये बना 2SO3। वैल्यू कितनी आ रही है, आ रही है 10 की पावर 29। अब आप देखो क्या ऐड करने भी आपकी आंसर आ रहा है, देखो सल्फर से सल्फर कट गया और ये 2O2 से 1O2 बचेगा।
तो देखो 2SO2 प्लस O2 से क्या बन गया, 2SO3 बन गया। तो सेम इक्वेशन बन गई। कौन सी इक्वेशन बन गई बेटा, सेम इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे कर क्या रहे हो एक्चुअल में, आप क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। क्या कर रहे हो बेटा, ऐड कर रहे हो। तो ऐड करने पे क्या बोला था हमने, केसी क्या होते हैं बेटा, क्लियर कांस्टेंट क्या होता है आपका, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आंसर क्या हुआ, तो 5, ये कितना हुआ, तो 5 से कितना बन गया, बन गया 25। ऐसा करो, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये बना 25 इंटू 10 की पावर -10, सॉरी गलत कर रहा हूँ मैं, आई थिंक इसको मल्टीप्लाई करो तो उसको ये क्या बन गया, ये बन गया 1/5 इंटू 10 की पावर। इस तरीके से करो तो बेटर रहेगा, ना गलती होने के चांसेस है। हाँ, हम लोगों से भी होती है गलती कभी कभार, सिली मिस्टेक्स है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये तो इसकी वैल्यू आ गई, नीचे कितने से मल्टीप्लाई किया हमने, 10 की पावर 29 से किया। अब देखो आपका जो आंसर आएगा वही आएगा राइट आंसर। तो कितना हुआ, 1/25 इंटू 10 की पावर 104 इंटू 10 की पावर 29। तो 25 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 0.04 आएगा। ठीक है, तो निकालो 0.04 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना करो, डिवाइड करो 74, तो ये बनेगा 75 है ना। तो जब आप 4 लेके आओगे तो कितना बन गया, ये आंसर बन गया आपका। तो डेसिमल लाइक, तो यहाँ पे अगर कन्वर्ट करोगे ना तो 4 इंटू 10 की पावर -77, क्योंकि आप डेसिमल को जब कन्वर्ट करोगे तो 4/100 बनेगा और वो जाके क्या हो जाएगा, ऊपर जाके माइनस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसी सेम टाइप क्वेश्चन है, या मैंने आपको किसमें दिया है बेटा, होमवर्क में दिया है। ठीक है, करना आप खुद से, बताया मैंने अप्रोच कैसे करना है। जैसे ये एक बार दोबारा बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे SO3 कहाँ पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है ना। तो KC3 की आप क्या करो, KC3 की वैल्यू निकालो। क्या करो, KC3 की वैल्यू निकाल लो। अब देखो SO3 कहाँ पे है, राइट आपका लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ पे कहाँ पे, राइट हैंड साइड पे। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या बने, तो पहले क्या करो, रिवर्स करो, फिर क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो। रिवर्स करने पे क्या आएगा, -1, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पावर में जाएगा। तो अभी सी बात है, पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी इन दी एंड, है ना। तो ये आपका आ गया। SO2 कहाँ पे था, SO2 घुमाओगे तो इधर आ जाएगा। ठीक है ना। और O2 से O2 क्या हो गया आपका, अब इसको भी क्या करोगे, इसको भी घुमाओगे, इसको भी क्या करो, इसको भी घुमाना पड़ेगा आपको, तभी आपका NO2 से NO2 कैंसिल होगा। ठीक है, सॉल्व कर लेना, यहां पे आओ सॉल्व करो एक बार। तो उन्होंने क्या बता रखा है, प्रेशर यहाँ पे एक्चुअली बोलना चाहिए, तो प्रेशर और सिस्टम का क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी। तो ये प्रेशर तो बता रखा है एक्चुअली, यहाँ पे बोला नहीं है, किस पे बता रखा है, इक्विलिब्रियम। किस पे बता रखा है बेटा, इक्विलिब्रियम पे बता रखा है। तो A2 और B2 का पार्शियल प्रेशर दे रखा है इक्विलिब्रियम पे, तो टोटल प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, प्रेशर ऑफ A2, पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C2। वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, वैल्यू दे रखी है 2.8। कितनी दे रखी है, 2.8। वैल्यू प्लेस करो, या 0.8 प्लस 0.4 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 हमें निकालना है, क्योंकि वो आ गया तो हमारा KP आ जाएगा, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू नहीं पता, पार्शियल प्रेशर C2 नहीं पता। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 आ गया आपका 2.8 में से 1.2 हटा दिया तो कितना आया, 1.6 आ गया। कितना आ गया, 1.6 आ गया। अब KP निकालो, यहाँ पे KP की वैल्यू क्या होगी, एक्सप्रेशन लिखो। KP होगा आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ C2 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ B2 की होल पावर 2 और इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ A2। प्लेस करो, पार्शियल प्रेशर C2 कितना आया, 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1.6। B2 कितना आया, B2 कितना था 0.4 इंटू 0.4 और A2 को कितना था 0.8। देख सकते हो ये गया 4 टाइम्स, ये भी गया 4 टाइम्स, तो ये बना 16 अपॉन 0.8। 0.8 गया डेसिमल ऊपर, कितना गया बेटा, ये गया 20 टाइम्स। आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। तो आंसर क्या हो गया बेटा आपका, 20 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट नहीं दे रखिएगा, यूनिट निकालोगे तो क्या आ जाएगी, यूनिट आ जाएगी ATM इनवर्स। ठीक है, सॉल्व करो इसको। KP वाले क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा लिए हैं, क्योंकि बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं कि किस तरीके से सॉल्व करना है। KC तो कर लेते हैं सॉल्व, KP में कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पूछा है, और क्या बता रखा है, इक्विलिब्रियम पे SO2 और SO3 के मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो इक्वेशन लिखते हैं पहले, 2SO2 प्लस O2 से क्या बन रहा है आपका, 2SO3 बन रहा है। तो उसने वो रखा है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका तो KP दे रखा है, कितना दे रखा है, KP दे रखा है आपका 4 दे रखा है। और क्या बोला, जब इक्विलिब्रियम अटेन होगा, इक्विलिब्रियम जब आपका अटेन होगा, इन दोनों के मोल्स क्या होने वाले हैं बेटा, मोल्स क्या रहने वाले इक्विलिब्रियम पे, सेम एट इक्विलिब्रियम। तो मोल सेम होंगे तो उसका मतलब क्या है, उसका पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। समझो, मोल सेम होंगे तो उसका मतलब क्या है, उनका जो पार्शियल प्रेशर है वो क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा। दिस वैल्यू विल बी सेम, क्योंकि मोल्स क्या है, सेम। तो इसका मैंने क्या मान लिया, इसका मैंने x मान लिया पार्शियल प्रेशर। अब सॉल्व करो। तो KP का फॉर्मूला क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ
SO3 का स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ SO2 का होल स्क्वायर। SO3 की वैल्यू कितनी थी? P थी, तो ये P का स्क्वायर। O2 को निकालना है, हमने x मान लिया, ये क्या था? P, ये तो इसका स्क्वायर। देखो कैंसिल हो गया, P स्क्वायर से P स्क्वायर, तो 4 कितना आ गया? इक्वल टू 1/x। x कितना आ गया बेटा आपका? 1/4 मतलब 0.25। देखो कोई आंसर आ रहा है क्या? हाँ, तो ये आपका आंसर है। कुछ भी सॉल्व नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट हमें क्या बोल दिया है, मोल सेम बोल दिए। मोल सेम होने की वजह से पार्शियल प्रेशर क्या हो गया? सेम हो गया, तो टर्म्स क्या हो जाएंगी बेटा? कैंसिल हो जाएंगी, है ना। यहां पे आओ, ट्राई करो क्या आंसर आ रहा है। तो आपको याद होगा हमने केसी का फॉर्मूला लिखा था। एक तो लिखा था कंसंट्रेशन प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्री। एक फॉर्मूला था रेट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट ऑफ बैकवर्ड, है ना। फॉरवर्ड का वैल्यू कितने दे रखा है बेटा आपको? दे रखा है 2 इंटू 10 की पावर -4, और बैकवर्ड की वैल्यू दे रखी है 5 इंटू 10 की पावर -5। सॉल्व करो, ये बचा 2/5, और 10 की पावर 5 जब ऊपर जाएगा तो 5 में से 4 क्या बचा? 1, तो 10, 5 से गया, सॉरी 5 से गया आपका 2, तो आंसर कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। आई थिंक दिस इज द राइट आंसर। हाँ, आंसर क्या आ गया आपका? 4 आ गया। आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा टाइम देके करना है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हम बात कर रहे हैं। क्या पूछा है कि किस डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन, है ना। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा? डायरेक्शन के बारे में हमने क्या बोला? QC और KC से निकालोगे। तो यहाँ पे क्या करो, क्या दे रखा है हमें? इसका हमें दे रखा है KC दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? QC निकालना है। QC क्या हो जाएगा आपका? NH3 का स्क्वायर किसी टाइम पे डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2 किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और उसी टाइम पे कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर होल क्यूब, है ना। ये निकालना है हमें। तो कंसंट्रेशन क्या हमें दे रखी है? हमें मोल्स दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? मोल्स। तो आप क्या करो, कंसंट्रेट यहाँ पे हो, क्या यहाँ पे डेल्टा Ng 0 है? क्या यहाँ पे डेल्टा Ng 0 है? नहीं। तब डेल्टा Ng 0 है, तो आप अगर मोल से सॉल्व करोगे आपका आंसर क्या आएगा? गलत आएगा, है ना, है ना। तो यहाँ पे निकालो आप। तो कंसंट्रेशन क्या हो गई NH3 की? ये हो गई 1.5 डिवाइड बाई 20 मोल्स अपन वॉल्यूम ना, इन लीटर। ये कितनी हो गई? 2/20। अमोनिया कितनी हो गई? 8/20। तो प्लेस करो वैल्यूज, ये आया 1.5/20, और इसका स्क्वायर है तो कितनी बार आएगा? सॉरी अमोनिया है ना, अमोनिया कितना आ रहा है? 8/20 का स्क्वायर, तो 8/20 मल्टीप्लाई बाय 8/20। N2 कितना आ रहा है? 1.5/20, और H2 का तो क्यूब है, मतलब 3 बार रिपीट करना है मुझे, तो 2/20 को 3 बार रिपीट करना है। 2/20 इंटू 2/20 इंटू 2/20। तो आप देख सकते हो, देखो एक 20 से ये ऐसा करते हैं, 2 20 से 2 20 कट गए, है ना। अब देखो ये 2 20 ऊपर आएंगे, तो क्या बना? 8 इंटू 8 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइड बाय क्या बचा बेटा? ये 1.5 इंटू 2 का क्यूब कितना होता है? 8, है ना। तो एक 8 से एक 8 और काट दिया मैंने, तो कितना बना? ये आपका बना 8 इंटू 400 डिवाइड बाय 1.5। 5 से काटा 0.3, 5 से काटा 80, तो ये आया 640 डिवाइड बाय 0.3। तो ये वैल्यू लाइक अगर मैं निकालूँ इसको, तो डेसिमल हटाया, एक जीरो आया, तो ये आएगा 3 दूनी 6 और 133, है ना। तो वैल्यू आ रही 2.1 इंटू 10 की पावर 3। तो वैल्यू दिख रही है आपको? वैल्यू क्या आ रही है? QC की वैल्यू जो आ रही है ना, QC की वैल्यू KC से ज्यादा आ रही है। वैल्यू क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट ज्यादा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्विलिब्रियम आने के लिए इसको कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? ली चैटलियर के हिसाब से इसको कम करना पड़ेगा प्रोडक्ट को। ये पी पर प्रोडक्ट है। रिएक्शन कहां जाएगी आपकी? बैकवर्ड। रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड। कहां जाएगी? बैकवर्ड, ठीक है। तो ये बेटा हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया है। इसके आप लाइक PYQ सॉल्व करें, है ना। अगर कोई जेई का बच्चा है या नीट का बच्चा है तो आप जेई मेंस के क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर नीट के हो तो नीट के PYQs कर सकते हो, है ना। और क्या बोलना चाह रहा था मैं, इसमें तो पार्शियल प्रेशर वाले जो क्वेश्चन है ना, उनको थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि कंसंट्रेशन वाले हम कर लेते हैं, हम केसी से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। तो आप और क्या कर सकते हो? आप एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लो अच्छे से, और उसके जो क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर लो, है ना। उतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस सीट तो मिल ही रही है ना बिग टाइम, है ना। थोड़ा डिले हो रहा है उसमें प्रैक्टिस सीट में, और लाइक आई होप तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा जब हमारी सब लोगों की तबीयत क्या हो जाएगी बेटा? ठीक हो जाएगी। मेरी खुद की तबीयत थोड़ी डाउन है अभी, है ना। ठीक है, फिर बाय बाय बच्चों।
मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।